The following is a conversation with Dr. Neeraj Rai. Dr. Rai is one of the world's foremost experts in archaeogenetics and molecular biology. He is the group head of the Ancient DNA Lab at Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow. He specializes in the use of next generation sequencing data to study human population histories. He has authored and co authored numerous groundbreaking papers on genetics. The following conversation revolves around the genetic history of the Indian subcontinent. So let us begin at the beginning. Could you explain what is DNA? DNA क्या चीज़ है, उसका significance क्या है, especially in the study of human history? ओके। डीएनए एक मॉलिक्यूल है। जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन है एक मॉलिक्यूल, हार्मोन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स मॉलिक्यूल होते हैं, वैसे ही डीएनए भी एक मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल का जो काम होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक की इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, उसको एग्जैक्टली पास करना। और डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि बहुत सारे मैकेनिज्म होती हैं जिससे कि उसमें कोई एरर ना आए। जैसे कि आप अगर बात करें बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में जो डीएनए पास होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं। जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस में काफ़ी सारे एरर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस, काफ़ी फास्ट होता है। बट हमारे अंदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं डीएनए, उसमें ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक की जो इंफॉर्मेशन को बिल्कुल एग्जैक्टली पास करती है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत रिस्क रह जाता है म्यूटेशन का। वो म्यूटेशन कैरी करते हैं और जो उसी म्यूटेशन को हम लोग यूज़ करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, और ये न्यूक्लियर और ऑटोसोमल जो डीएनए है उसमें और दूसरे डीएनए में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो जैसे-जैसे कि इवोल्यूशन हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, वर्टिब्रेट्स जिसमें कि हम आते हैं, वर्टिब्रेट्स में जो है कई तरह के डीएनए होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए या ऑटोसोमल डीएनए, जो कि हाफ आता है मदर साइड से, हाफ आता है फादर साइड से। 50-50% हमारे शरीर में आता है। दूसरे जो डीएनए होते हैं जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में ये बोला जाता है कि वो डायरेक्टली बैक्टीरिया से ही जो है वो पास होते और काफ़ी प्रिमिटिव फॉर्म में होता है वो, और जो कि जो है उसको हम वर्टिब्रेट्स भी कैरी करते हैं। तो इसीलिए उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। वो डीएनए में म्यूटेशन काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि वो जो डायरेक्टली इवॉल्व हुआ है बैक्टीरिया से, या जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें से इवॉल्व हुआ है वो। उसमें प्रूफ रीडिंग की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है और उसमें काफ़ी तेज़ी से जो है म्यूटेशंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का काफ़ी यूज़ होता है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, जिससे कि ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। और जो ऑटोसोमल डीएनए होते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं बॉडी के अंदर। वो प्रोटीन फाइनली जाती है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे जो मेजर प्रोटीन होती है बॉडी में, जिसको बोलते हैं फाइब्रिन प्रोटीन, या जो हमारे जो बॉडी की जो आर्किटेक्चर को मेंटेन करती है, वो मैक्सिमम जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे डीएनए के अंदर उसको सिंथेसाइज़ करने का बहुत सारे जो है कॉपी में जीन होते हैं। और डीएनए के एक छोटे से कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जीन। तो हमारे शरीर के अंदर 20,000 के आसपास जीन होती हैं, जो डिफरेंट तरह से फंक्शन करती हैं और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ को मेंटेन करती हैं। और ये आरएनए क्या होता है? वो भी कुछ ऐसा ही है लेकिन अलग है, राइट? हाँ, उसका उसका कोड अलग है। एग्ज़ैक्टली। जो डीएनए से जो प्रोटीन बनने की जो मैकेनिज़्म होती है, उसमें एक स्टेप होता है आरएनए का बनना। सो डीएनए से डायरेक्टली हम प्रोटीन को नहीं बना सकते हैं। तो डीएनए पहले अपनी ही एक रेप्लिका को, सिंगल स्ट्रैंडेड रेप्लिका को बनाता है, जिसको बोलते हैं आरएनए। वो आरएनए जो है डिफरेंट मैकेनिज़म्स के अंतर्गत वो तरह-तरह के प्रोटीन को बनाती है। और हमारे शरीर का जो 98% जो डीएनए होता है, वो फंक्शनल नहीं होता है। सिर्फ 2% डीएनए ही फंक्शनल होता है और वही 2% डीएनए ही आरएनए बना पाता है। और वही 2% जो डीएनए है आरएनए बनाता है, आरएनए तरह-तरह के प्रोटीन्स बनाती हैं और वही प्रोटीन हमारे बॉडी में विभिन्न-विभिन्न तरह के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को परफॉर्मेंस देती हैं। ओके। अच्छा, अब ये हैप्लोग्रुप्स क्या चीज़ होती है? हैप्लोग्रुप्स जैसा कि ये हमने बताया कि ऑटोसोमल डीएनए को हम यूज़ करते हैं
यह देखने के लिए कि कितना परसेंट डीएनए हमारे एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से आया होगा। फॉर एग्जांपल हमारे 100 जनरेशन पहले के जो लोग रहे होंगे, हमारे एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, उसका 0.025% या 0.03% के आसपास डीएनए मैं कैरी कर रहा हूँ। जैसे कि हम एक जनरेशन में जाते हैं तो 50% अपना डीएनए पास किया फर्स्ट जनरेशन को, सेकंड जनरेशन में हमने 12.5% पास किया, थर्ड में हमने 6.25% पास किया। ऐसे करते 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 आप देखेंगे 100 जनरेशन में तो 0.025% के आसपास डीएनए हम जो है अपने 100th जनरेशन को हम दिए होंगे। ठीक है, वही जो डीएनए को हम यूज करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक एनालिसिस के लिए कि कितनी एंसेस्ट्री हम शेयर कर रहे हैं। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होती है वो आती है मदर साइड से, और वाई क्रोमोसोमल डीएनए आता है फादर साइड से। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो म्यूटेशन काफी तेजी से होता है, काफी फास्ट होता है, उसको उस म्यूटेशन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हैप्लोग्रुप। जैसे हम सारी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड पे अफ्रीका से आए हैं ऐसा माना जाता है। आर्कियोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों में ये हाइपोथेसिस काफी फिट बैठती है कि सारे मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका से इवॉल्व हुए हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो हैप्लोग्रुप है वो अफ्रीका से मैच करता है। जितनी भी दुनिया की पॉपुलेशन है, अगर उनका आप देखेंगे जो एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो हैप्लोग्रुप है वो कॉमन है, और वो आज के डेट में अफ्रीकन से मिलता है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि सारे मॉडर्न ह्यूमन अफ्रीका से इवॉल्व हुए हैं। तो उसी कॉम्बिनेशन, अब जैसे जैसे माइग्रेशन होता गया अफ्रीका से, तो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ एशिया में 70-80,000 ईयर्स पहले। तो अगर हम देखें 5 जनरेशन में या 6 जनरेशन में एक म्यूटेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, वो म्यूटेशन जो है अफ्रीकन पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग होगा। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन मूव करेगी और जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है रिप्रोड्यूस करेगी, वो म्यूटेशन पास होता जाएगा। अब कुछ जनरेशन के बाद की जो पॉपुलेशन होगी उसमें और भी म्यूटेशन इकट्ठा होते जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर 3-4 म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन को हम जो है बोलते हैं हैप्लोग्रुप। तो उसकी एक ट्री बनाते हैं, फाइलोजेनिक ट्री। तो जैसा सबसे जो पुराना हैप्लोग्रुप है जिसे हम उसको बोलते हैं L3, वो अफ्रीकन पॉपुलेशन में होता है। वो L3 अब किसी पॉपुलेशन में नहीं है क्योंकि वो एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप है। उसके बाद जो साउथ एशिया में जब लोग मूव करते गए तो उनके अंदर काफी ज्यादा म्यूटेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जिसको कि हमने हैप्लोग्रुप का नाम दिया M। अब उस M में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लोग मूव किए और प्राइवेट म्यूटेशन इकट्ठा करते गए। उसमें भी जो सबसे ओल्डेस्ट है उसको बोलते हैं M2 या M1। M1 अफ्रीका में ही रह गया। जैसे जब मूव करते गए अफ्रीका से, आप जाएंगे ईस्टर्न अफ्रीका में तो वहां पे M1 है। जब इंडिया में आए साउथ एशिया में तो M2 हो गया, क्योंकि हम एडिशनल म्यूटेशन इकट्ठा कर लिए अपने अंदर। M2 के भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनने गए। लोग जैसे जैसे मूव करते गए वो इंडिपेंडेंट म्यूटेशन इकट्ठा करते गए। तो M2A, M2B, M2C, लाइक दिस। फिर और म्यूटेशन हो गए तो उसको M3, M4, M5, M9, M18 ऐसे बोलते गए। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बिल्कुल अलग है। जैसे M7, M8 ये मिलता है ईस्ट एशियन में, बट साउथ एशिया में नहीं मिलता है। बट उनकी जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन रही होगी वो सेम रही होगी, बट वो डाइवर्सिफाई हो गया 40-50,000 ईयर्स पहले। तो उसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप, जो कि मदर साइड से आता है। वैसे ही वाई क्रोमोसोमल डीएनए जो फादर टू सन आता है, उसका जो उसमें भी म्यूटेशन होता है, वो भी रिकॉम्बिनेशन में नहीं जाता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि प्रूफ रीडिंग। जो वाई क्रोमोसोमल डीएनए का जो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है वो नहीं है। तो उसमें जो है नेचर ने ऐसा बनाया सिस्टम कि उसमें डीएनए रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफी ज्यादा म्यूटेशंस उसमें इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक है, उसी म्यूटेशंस को हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए। तो वाई क्रोमोसोमल डीएनए का हैप्लोग्रुप पैटर्न अलग होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अलग होगा। फॉर एग्जांपल, कोई पॉपुलेशन आया, 100 लोग आए, सपोज दैट मिडिल ईस्ट से है इंडिया में 100, वो पॉपुलेशन पूरी पूरी मेल है, वाई क्रोमोसोमल डीएनए। तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा वो तो मिडिल ईस्ट का ही होगा। वाई क्रोमोसोमल डीएनए भी मिडिल ईस्ट का है। बट इंडिया में आए, अब वो इंडियन पॉपुलेशन से मिक्स हुए, तो यहाँ के लोगों में वाई क्रोमोसोमल डीएनए हमें दिखना दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि मिडिल ईस्टर्न है। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली वो सब के सब मेल हैं। तो ये फिर काफी कंफ्यूजिंग होता है कि एक पॉपुलेशन में शो कर रहा है कि मिडिल ईस्टर्न वाई क्रोमोसोमल डीएनए, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शो कर रहा है लोकल।
तो इसीलिए हम ऑटोसोमल डीएनए को यूज करते हैं। ऑटोसोमल डीएनए एग्जैक्टली बताएगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे पास्ट में। तो तीनों तरह के जो है मार्कर्स को यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वाई क्रोमोसोमल डीएनए को जब यूज करते हैं तो हम एक टर्म का यूज करते हैं हैप्लोग्रुप। कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस जो कि एक पॉपुलेशन में दिखती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस का एंसेस्ट्रल सोर्स क्या है, वो फिर हम वर्ड के जब पॉपुलेशन में देखते हैं तो अपने सैंपल्स को उट फाइलोजेनेटिक में हम फिट करते हैं कि इसके जो म्यूटेशंस हैं कॉमन है। 80% कॉमन अगर म्यूटेशंस हैं तो वहां पे जाकर हमारा पॉपुलेशन मिक्स होगा, और 20% जो म्यूटेशन एक्स्ट्रा है उससे हम एक डिफरेंट लाइन, एक डिफरेंट ब्रांच बनेगी। तो हैप्लोग्रुप्स को हम ऐसे यूज करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज। ओके, ग्रेट। अभी अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेनेटिक्स, तो हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है फ्रॉम द बेसिस ऑफ द एजेस ऑफ द डिफरेंट हैप्लोग्रुप्स। तो थोड़ा बताएंगे कि जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ह्यूमन हिस्ट्री कैसा है? डज इट बिगिन इन अफ्रीका एंड देन व्हेन इज द आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन? ब्रीफली बताएंगे क्या हुआ था? हाँ, तो जो मॉलिक्यूलर डेटिंग है वो एक हाइपोथेटिकल, एक स्टैटिस्टिकल डेटिंग होती है, जिसमें कि हम एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि एक म्यूटेशन की एज अगर इतनी होगी तो हमारे पास अगर 100 म्यूटेशन है तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है। अगर उसमें ये भी होता है कि एक जनरेशन, वन जनरेशन में को हम क्या टाइम लेते हैं। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं 25 ईयर्स को वन जनरेशन मानते हैं, कुछ लोग 20 ईयर्स को एक जनरेशन मानते हैं। तो रफली हम अगर पूरे हैप्लो ग्रुप्स की डाइवर्सिटी देखें पूरे वर्ल्ड की, जो कि अफ्रीका से इवॉल्व हुई है, तो रफली 1 लाख से 1,20,000 साल पहले वो आती है डेट। तो आज की 1,20,000 साल पहले जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में ही रही होगी, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं। और जो पूरे वर्ल्ड में जो हो सकता है कि दूसरे होमिनिड्स रहे हों, जैसे कि निएंडरथल हैं, डेनिसोन्स हैं, वैसे सेवरल डजन्स ऑफ होमिनिड्स हैं जो एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि 1,20,000 साल पहले हिंदुस्तान में, इंडिया में या साउथ एशिया में या ईस्ट एशिया में ह्यूमन लाइक स्पीसीज नहीं थे। डेफिनेटली यहाँ थे, बट हमें मिले नहीं हो काफ़ी ज़्यादा संख्या में। तो उससे ये प्रूफ होता है कि 1,20,000 साल पहले सारी पॉपुलेशन अफ्रीका से इवॉल्व हुई है। उस डेटा को सपोर्ट करता है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। जितने भी जो फॉसिल्स मिले हैं, जो कि होमो सैपियंस के फॉसिल्स हैं, वो सारे के सारे हमें मिले हैं अफ्रीका से ही। उसके बाद का जो हमें और ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला जो कि ये शो करता हो कि इंडिपेंडेंट ह्यूमन इवोल्यूशन किसी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हुआ होगा। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग और जेनेटिक फाइंडिंग्स ये दोनों ही एक दूसरे को कोलैबोरेट्स करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली मैच करते हैं। अगर कोई दूसरा फॉसिल्स मिलता है होमो सैपियंस का जिसकी डेट जाती है सपोज दैट 1,50,000 साल पहले साउथ एशिया में, तो ये पूरी की पूरी हाइपोथेसिस चेंज हो जाएगी। और ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में मैक्सिमम 1 to 2% ही एक्सप्लोर हुआ है। जितने भी फॉसिल्स के हम्म। जो पाए जाने की संभावना है, वो संभावनाओं को 1 से 2% ही तक एक्सप्लोर किया गया है। बाकी संभावनाएं अभी दबी हुई हैं। तो जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ, जो वो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 वर्ष के पहले हुआ था, और हाँ, वहां आप से लोग सबसे पहले इंडिया में आए क्या? हाँ, उसके बाद जो सबसे ओल्डेस्ट वेव ऑफ माइग्रेशन को मानते हैं साउथ सदर्न माइग्रेशन साउथ एशिया की टुवर्ड्स, एंड साथ ही ईस्ट एशिया। तो ये दोनों माइग्रेशंस लगभग लगभग साथ ही हुए थे। तो सदर्न एशिया में मानते हैं कि थ्रू कोस्टल रीजन पॉपुलेशन मूव की, और इंडिया के मेन लैंड पे पॉपुलेशन कुछ आई, और कुछ पॉपुलेशन उसी सदर्न रूट्स को फॉलो करते हुए अंडमान निकोबार होते हुए एंड दे हैव मूव टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड जो हाइपोथेसिस यही है, क्योंकि हमारे पास जो अंडमानीज पॉपुलेशन है उनकी जो जेनेटिक डेटिंग है वो अफ्रीकन पॉपुलेशन से अबाउट 70,000 ईयर्स के आसपास आती है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइग्रेशन को प्रूव करती है। आई सी। और अगर हम बात करेंगे पीपलिंग ऑफ द सबकॉन्टिनेंट की, सो दिस हैपेंस अराउंड 70,000 ईयर्स अगो, और उसके बाद हिस्ट्री क्या हुआ? सो मोस्टली सबसे जो पुराने हैप्लोग्रुप्स हमें मिलते हैं वो इंडियन एंसेस्ट्री है, आई मीन इंडियन सबकॉन्टिनेंटल एंसेस्ट्री है क्या उनकी? एग्जैक्टली। तो हम जैसा कि बताया M2 हैप्लोग्रुप, M1 तो अभी रह हाँ। गया अफ्रीका अफ्रीका में ही रह गया मोस्टली। तो सबसे जो ओल्डेस्ट हैप्लोग्रुप है M ब्रांच का M2, वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रीडोमिनेटली पाया जाता है इंडियन पॉपुलेशन में। तो आप देखेंगे 10 से 12% अप टू 10% जो है जो हैप्लोग्रुप्स है इंडियंस की वो M2 है। और M2 के बाद भी क्या होता है कि M2 में भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट म्यूटेशंस हुए,
तो डिफरेंट डिफरेंट डीप ब्रांचेस में जाते गए, M2A, M2A1, M2A1B, M2A1C, लाइक दिस। वो ऐसे ऐसे डाइवर्सिफाई होते गए। तो हाँ, बोल सकते हैं कि जो ओल्डेस्ट हैप्लोग्रुप है M2 है, जो कि साउथ एशियन पॉपुलेशन में मिलता है। और वो शायद फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन जो अफ्रीकन्स रहे होंगे, वो रहे होंगे। वैसे ही जो अंडमान में चले गए पॉपुलेशन, उनमें जो म्यूटेशंस हुए, वो डिफरेंट थे। उसको हम बोलते हैं M31, M32 हैप्लोग्रुप्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि अंडमानीज़ जब वहाँ गए 70,000 ईयर्स पहले, तो वहाँ से फिर वो कभी ना तो कहीं और गए, ना तो किसी और पॉपुलेशन से मिक्स हुए। क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था वहाँ पे। उस जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो मिक्स नहीं हुए, और उन्होंने बहुत सारे म्यूटेशंस इकट्ठा किए, जिसको कि हम बोलते हैं M31 एंड M32 ब्रांच ऑफ म्यूटेशंस, हैप्लोग्रुप। ओके, और जो मेल हैप्लोग्रुप्स जो आउट ऑफ अफ्रीका से निकले हैं, उसमें से सबसे पुराना हैप्लोग्रुप एफ है, राइट? वो भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही है। हाँ, वाई क्रोमोसोमल डीएनए में थोड़ा-सा उसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो है वाई क्रोमोसोमल डीएनए में मल्टी लेयर्ड मिक्सिंग हुई और बहुत सारे पॉपुलेशंस जो है वैनिश हो गए। जैसे कि अगर आप ओल्डेस्ट हैप्लोग्रुप देखेंगे एफ, एफ के बहुत सारे ब्रांचेस होता है ना, नेचुरल सिलेक्शन, या कुछ पॉपुलेशंस जो वैनिश हो गई या खत्म हो गई किसी डिजीज़ या किसी एपिडेमिक की वजह से जो है, तो उसमें बहुत सारे गैप्स आते हैं। बट हाँ, ओल्डेस्ट हैप्लोग्रुप को आप बोल सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैप्लोग्रुप एफ, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, बट मिलता है, एक्जिस्टेंस यहाँ पे। और जो बाकी और जो बाकी दूसरे हैप्लोग्रुप्स है, जैसे कि HIJ के एटसेट्रा, अच्छा। ये सब एफ के डिसेंडेंट्स है, राइट? हाँ, एफ के डिसेंडेंट हैं, और जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो मिलता है एच। एच के से हमने बोला M2, M2 यहाँ के बहुत सारे पॉपुलेशन में मिलते हैं। वैसे ही एच है, एच भी आप देखेंगे जितने भी आज के डेट के ट्राइबल पॉपुलेशन है या ऑस्ट्रो-एशियाटिक पॉपुलेशन है, उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन। एंड ओके। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पार्ट में नहीं, सदर्न इंडिया में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है। आप अगर जाएँगे गढ़वाल उत्तराखंड में, वहाँ भी काफ़ी मिलता है ये। तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैप्लोग्रुप। तो इसका अगर इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द एंटायर सबकॉन्टिनेंट, इसका व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन कि सबकॉन्टिनेंट में हजारों वर्ष पहले बहुत सारी मोबिलिटी थी इंडिया में? एग्ज़ैक्टली। अगर कोई भी हैप्लोग्रुप जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड होती है, इट मीन्स कि जो है वो उसका जो टाइम है वहाँ पे आने का, वो काफ़ी पुराना रहा होगा। हम्म। जैसे R1A1 है, R1A, R1A हैप्लोग्रुप को बोलते हैं 25 टू 30,000 ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ, ठीक है? R1A हमें मिलता है सेंट्रल एशिया में, यूरोप में मिलता है और साउथ एशिया में मिलता है। बट हम उसकी अगर डाइवर्सिटी देखें, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें अभी दिख रही है इंडिया में। तो डाइवर्सिटी के बेसिस पे हम डेफिनिटली बोल सकते हैं कि वो हैप्लोग्रुप बहुत ज़्यादा पुराना होगा, क्योंकि वही एक तरीका है डाइवर्सिटी का ही। अनटिल अनलेस कि अगर डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, सपोज दैट 5 तरह के डाइवर्सिफिकेशन हुए, उसमें से 3 तरह की डाइवर्सिटी जो वाले पॉपुलेशन खत्म हो गए, वैनिश्ड हो गए, सिर्फ हमारे पास 2 बचे। तो वो एक ऐसा रीज़न हो सकता है कि डाइवर्सिटी डिक्लाइन होने की, बट वो बहुत ज़्यादा अनलाइकली है कि इतने मास एक्सटिंक्शन हो जाए पॉपुलेशन की। जी, राइट। अच्छा, ये जो बोलते हैं कि एंशियंट एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री और एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन एंसेस्ट्री, ANI ASI, ये दोनों चीजें क्या है? ये अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, क्या है? व्हाट इज दिस? अ, 2009 में जो स्टडी की गई थी, उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स यूज़ किए गए थे, 25 पॉपुलेशन। उसके बेसिस पे एक ऐसा मॉडल बनाना था कि जिसमें कि हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन फिट बैठ जाए। तो सबसे पहली जो गलती यही थी कि इंडियन पॉपुलेशन जो कि इतनी डाइवर्स है, इतने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, थाउज़ेंड्स डायलेक्ट्स हैं, उनको आप एक मॉडल बना रहे हो। एक मॉडल बना के उसको आप फिट करना चाह रहे हैं। तो सपोज़ दैट कि आपने 100% डेटा को यूज़ करके, जेन्युइन डेटा को यूज़ करके आपने एक मॉडल तैयार किया, बट वो मॉडल बन नहीं पाया। उसमें आपको बीसों तरह की पॉपुलेशन दिखनी स्टार्ट हो गई जेनेटिकली। फिर आपने नैरो डाउन किया, जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था मॉडल बनाने का, उसको आपने ओमिट आउट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे, हम इस पार्ट को निकाल देंगे, हम इसको निकाल देंगे, ठीक है? फिर बचता है लास्ट में 10-15% डेटा, ठीक है? जो कि एक परफेक्टली फिट मॉडल को जो है सपोर्ट करता है, जिसमें कि आप किसी भी इंडियन को रखेंगे तो उसमें 2 कंपोनेंट आपको दिख जाएँगे, ठीक है?
2 एंसेस्ट्रल कंपोनेंट। तो ये जो एनआईएसआई का जो मॉडल है ऐसे ही बनाया गया है। इसमें बहुत सारे डेटा को ओमिट किया गया और एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिसमें कि सारे इंडियन पॉपुलेशन एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन पॉपुलेशन एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक, जितने भी नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, उस मॉडल को में कंप्लीटली फिट बैठते हैं। अगर हम मैं आपका अगर अभी सैंपल्स लूँ, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग करके उसमें मॉडल में फिट करूँ, तो आप बहुत ईज़िली उसमें फिट बैठ जाएँगे। तो आपके अंदर कुछ एएसआई कंपोनेंट होगा, कुछ एएनआई कंपोनेंट होगा। तो एएसआई को बोलते हैं कि ऐसा एंसेस्ट्रल कंपोनेंट जो कि सिर्फ़ साउथ एशिया में मिलता है और उस साउथ एशिया के बाहर कहीं नहीं मिलता है। उसको टर्म दिया गया एएसआई, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो यूरोपियन एंसेस्ट्री, दूसरी मिडिल ईस्टर्न एंसेस्ट्री और तीसरी हमारी जो है इंडियन एंसेस्ट्री, नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री। इन तीनों को मिला करके हमने एक एंसेस्ट्रल मॉडल तैयार किया जिसको हम बोलते हैं एएनआई, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री। तो आज के जो मॉडर्न डे पॉपुलेशन है, ये दोनों मिक्स्ड हैं, एएनआई, एसआई के। और ये मिक्सिंग कब हुई? ये बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्कशन का टॉपिक है। जो मॉडल जो तैयार किया गया था उसमें ये बोला गया कि 1900 साल पहले से लेकर के और 4200 साल पहले के बीच में एएनआई एसआई की मिक्सिंग हुई होगी। बट 1900 साल और 4200 साल मतलब 2500 सालों में मिक्सिंग हुई है। ठीक है? हम्म। काफ़ी बड़ा वो एक बहुत बड़ा विंडो है जो कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम आपके हमारा सैंपल लिया जाए तो हम उसमें ये दिखेगा कि हाँ, 3000 साल पहले हम एएनआई एसआई की मिक्सिंग हुई होगी। बट हमारे जो पड़ोसी या हमारे बगल के गाँव के अगर एक सैंपल लिया जाए तो उसमें वो मॉडल दिखेगा कि नहीं, ये तो 1900 साल पहले मिक्सिंग हुई है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। बट ये अभी तो ये वेल बहुत एस्टेब्लिश्ड। ही तो ये बहुत जी। ही फ्लॉड मॉडल है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? हाँ, अनटिल अनलेस कि नया डेटा सेट्स ना आए और ये क्योंकि ये पेपर नेचर में पब्लिश हुआ है और रिव्यूड पेपर है और बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रॉस करते हुए जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ अभी फिलहाल अनटिल अनलेस कि हमारे पास कोई बहुत सॉलिड सुपीरियर कंक्रीट मॉडल है। डेटा। हमने आई देखा गेट कि इट, बहुत राइट। सारे ऐसे पॉपुलेशन है जिसमें कि अ, हमें एएनआई एंसेस्ट्री नहीं दिखती है। मोस्टली एएसआई एंसेस्ट्री ही है साउथ इंडिया में। बट एज़ पर द मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए। एज़ पर द मॉडल कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है इंडिया में जिसमें कि एएसआई ही हो, एएनआई ना हो या नॉर्थ इंडियन जिसमें कि एएनआई हो, एएसआई ना हो। ऐसा कोई भी पॉपुलेशन नहीं है फिलहाल। अगर कुछ दूसरे नए सैंपल्स मिलते हैं जिसमें कि ऐसा दिखता है, इसका जो है तब वो नया एक केस बनेगा। बट इसके लिए हम एंशिएंट डीएनए अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जो एंशिएंट टाइम में अगर ये मिक्सिंग का टाइम 1900 साल पहले से लेकर के और 4200 साल के बीच में है, तो कोई ऐसा सैंपल हमें मिलता है जो कि 2500 साल पहले का है, 2500 ईयर्स बिफोर प्रेज़ेंट। उसमें एएनआई है या नहीं है, एएसआई है या नहीं है, वो तब हमें एक अच्छा-सा आंसर मिलेगा। और हमारे पास कुछ डेटा है, जो हम लोग बहुत जल्दी उसको पब्लिश करने वाले हैं, जिसमें कि हम इसको जो है, इस हाइपोथेसिस को ब्रेक डाउन करेंगे। नॉट कंप्लीटली बट अप ओके। टू सम एक्सटेंट। सो व्हाट वी नीड इज मोर डेटा, राइट? अगर मोर डेटा मोर मिलेगा हमें तो वी विल बी एबल टू डू अ प्रॉपर एग्ज़ैक्टली, एनालिसिस, राइट? एग्ज़ैक्टली, अच्छा, एग्ज़ैक्टली, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। ओके। अच्छा, ये जो ये एएनआई और एएसआई अभी जो एज ऑफ नाउ जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, डज इट करेस्पॉन्ड टू आर्यंस एंड द्रविडियंस? इज दैट व्हाट इट मींस? अ, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि द्रविडियंस को अगर आप मानते हैं एएसआई तो उसमें भी एएनआई एंसेस्ट्री है। तो एएनआई एंसेस्ट्री राइट। का सोर्स क्या है? वो एएनआई एंसेस्ट्री अगर मिल रही है तो मेरे हिसाब से वो एएनआई एंसेस्ट्री मस्ट हैव डिराइव्ड फ्रॉम ईरान, लाइक मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट से वो कंपोनेंट आया होगा। क्योंकि ये जो एएनआई है उसको हम कंबाइंड फॉर्म में ले रहे हैं, यूरोपियन, मिडल ईस्टर्न। बट ये बहुत बड़ी गलती है। आप यूरोपियन एंसेस्ट्री और मिडल ईस्टर्न एंसेस्ट्री में बहुत डिफरेंस है। ठीक है? हम उनको दोनों को मिला करके बोल रहे हैं एएनआई। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो जो एंसेस्ट्री है वो सेंट्रल एशियन या यूरोपियन है या मिडल ईस्टर्न है। तो उसको हमें जो है वो करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। अगर एएनआई एंसेस्ट्री है तो उसमें कितना सेंट्रल एशियन है, कितना यूरोपियन है, कितना मिडल ईस्टर्न है। जैसे कि हमारे दाखिल गई सैंपल्स में हमें कुछ भी सेंट्रल एशियन या यूरोपियंस नहीं मिले। मोस्टली वो जो है मिडल ईस्टर्न है। तो उसको भी आप बोल सकते हैं एएनआई क्योंकि वो डेफिनिटली वो एंसेस्ट्री तो वहाँ से आ ही रही है।
तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है और काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है इसमें भी। और ये ईरानियन एंसेस्ट्री क्या चीज़ है? क्योंकि ईरान और इंडिया में भी बहुत सारा जेनेटिक सिमिलैरिटी, अफिनिटी है, बिल्कुल, मोस्ट बिल्कुल, लाइकली बिल्कुल। कॉमन कॉमन ओरिजिन भी है। तो व्हाट इज़ ईरानियन एंसेस्ट्री? हाउ ओल्ड इज़ इट? और उसका एंसेस्ट्री क्या है? ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इरानियन एंसेस्ट्री को आप डिफरेंट टाइम पीरियड से आप उसको लेना होगा। अगर आप 10,000 ईयर्स पहले जाएँगे तो इरानियन एंसेस्ट्री को हम बोलेंगे इरानियन हंटर गैदरर, क्योंकि उस ओके। समय एग्रीकल्चर नहीं था। अगर आप 5,000 ईयर्स लेंगे नियोलिथिक, तो वो नियोलिथिक इरानियन एंसेस्ट्री होगी। फिर उसके मायने बदल जाएँगे। अगर आप 2000 साल पहले जाएँगे तो इरानियन एंसेस्ट्री में आपको बहुत सारे सेंट्रल एशियन या यूरोपियन कंपोनेंट भी दिखेंगे। तो वो उसकी एंसेस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो डिपेंड अपॉन टाइम, वो हंटर गैदरर के टाइम मेसोलिथिक टाइम है, नियोलिथिक है या अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड है। उसके हिसाब से जो है उसकी एंसेस्ट्री चेंज होती जाएगी। तो देयर इज़ ए कंफ्यूजिंग पार्ट, क्योंकि ईरानियन एंसेस्ट्री की बात करते हैं लोग, बट वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम राखी गरी की बात करते हैं, राखी गरी डीएनए के, उसमें भी कुछ ईरानियन एंसेस्ट्री के ट्रेसेस मिले हैं। तो वो यस, कौन सी हाँ। वाली ईरानियन एंसेस्ट्री है? वो इरानियन एंसेस्ट्री इंडियन पॉपुलेशन में है, वो साउथ इंडियन में भी है। वो इरानियन एंसेस्ट्री इसलिए है क्योंकि वो एक सेम लैंड था और अगर हम माने तो हम साउथ एशिया को जो अभी हम इंक्लूड करते हैं, हम वो पार्ट भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि ईरान बहुत एक्चुअली दूर यस, नहीं था। हाँ। बिल्कुल अभी पाकिस्तान और ईरान बिल्कुल एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ही पार्ट थे, ठीक है? लेकिन जो है, अभी क्या जो मिलता है वहाँ पे एंसेस्ट्री जो वहाँ पे हंटर गैदरर पॉपुलेशन की जो एंसेस्ट्री मिली, तो उसको हमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो ईरानियन एंसेस्ट्री है। वो ईरानियन एंसेस्ट्री नहीं है, वो इंडियन एंसेस्ट्री है। लेकिन वहाँ पे जो प्रिडोमिनेंटली मिलता है उसको एज़ हम मान लेते हैं ईरानियन एंसेस्ट्री। अगर हम पूरा होल बात ओके, करें तो इंडियन और ईरानियन एंसेस्ट्री सब एक ही है। सो और देखिए, हम जो है, यस, आई एग्री। हाँ, और जो एंसेस्ट्री हम यहाँ पे देखते हैं अदर एंसेस्ट्री, वो है जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 40,000 ईयर्स पहले क्या रहा होगा एंसेस्ट्री, 40,000 साल पहले। तो हम्म। 40,000 साल पहले यहाँ की एंसेस्ट्री जो है के लिए हमारे पास कोई सैंपल नहीं है। हम किससे कंपेयर करेंगे? तो जो ओंगे पॉपुलेशन है अंडमान की, उसको हम एज़ अ मॉडल मानते हैं। उसको बोलते हैं कि हाँ, ये जो है पॉपुलेशन रही होगी, जो सबसे क्लोज़ रही होगी साउथ एशियन से। तो उसको हम जो है तो ये कंपेयर करते अजम्पशन है। हैं। असम्पशन है, यस। ओके, एक ओके। असम्पशन है। उसको हम एज़ अ यूज़ करते हैं फॉर आवर स्टडी टू मॉडल आवर पॉपुलेशन। उसको एज़ अ बोलते हैं कि जो ओल्डेस्ट जो एंसेस्ट्री रही होगी इंडियन की, वो होगी ओंगे रिलेटेड एंसेस्ट्री। और जो हमारे पास डेटा है मिडल ईस्टर्न या ईरान का हंटर गैदरर का, वो उसको एज़ अ दूसरा लेते हैं एज़ अ मॉडल कि वो एंसेस्ट्री है जो ईरानियन की है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसका जो सोर्स रहा होगा वो वाले पॉपुलेशन रहे होंगे। तो ईरानियन एंसेस्ट्री प्लस ओंगे रिलेटेड एंसेस्ट्री इक्वल टू हड़प्पन एंसेस्ट्री, जो कि हम सारे के सारे साउथ एशियंस में हैं। ओके, ओके। सो राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ असम्पशंस इन द एयर। थोड़ा और डेटा चाहिए एसेंशियली, ये कह रहे हैं आप मुझे। ट्रू, 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 वी नीड मोर डेटा। ट्रू। राइट। अच्छा, एक और एंसेस्ट्री की बात होती है, वो है स्टेप एंसेस्ट्री। अभी ये हुँ। स्टेप एंसेस्ट्री क्या चीज़ है? कितनी पुरानी है? और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्टेप एंसेस्ट्री को ऐसा बोलते हैं कि ये जो एंसेस्ट्री है, इसको तो ई नियोलिथिक एंसेस्ट्री। तो कॉपर और ब्रॉन्ज एज का जो बॉर्डर था, आप उसको ले जाएँगे 5 मिलेनिया बीसी, आज के 7,000 साल पहले ये एंसेस्ट्री अपीयर हुई थी, ठीक है? और उसके बाद जो है वेस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर और ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर्स, इसमें 2 पॉपुलेशन बनी, ठीक है? उस एंसेस्ट्री से ये 2 पॉपुलेशन बनी। ठीक है? तो हम जो बोलते हैं कि ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर्स और वेस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर्स, ये जो पॉपुलेशन थी, इन्होंने जो है स्टेप एंसेस्ट्री का फॉर्मेशन किया, फाउंडेशन। उसके बाद पूरे एंटायर यूरोप में डिफरेंट वेव ऑफ माइग्रेशंस हुए, टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड टू वेस्टर्न साइड एंड देन वेस्टर्न साइड टू कॉकेशियन साइड्स एंड ईस्टर्न साइड। ठीक है? 2 वेव ऑफ मेजर माइग्रेशंस हुए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो डेटा है, वो एमनैक कल्चर का है। उसको बोलते हैं कि पिट ग्रेव कल्चर। पिट ग्रेव कल्चर के जो सैंपल्स थे, उसमें जो एंसेस्ट्री मिलती है, वो एंसेस्ट्री का सोर्स है, वो वेस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर्स एंड ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर्स, दोनों की एंसेस्ट्री मिलती है, ठीक है? और फिर एमनिया कल्चर के जो पॉपुलेशन थे, उसको एज़ अ मॉडल मानते हैं कि वो सोर्स ऑफ एंसेस्ट्री होगी
मेजर जो कि साउथ एशिया में मूव की थी। अब उसका मूवमेंट का जो फिर उसको कोट करते हैं कोरिलेट प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के साथ, जब उस समय एक्सपेंशन हो रहा था उस लैंग्वेज का, उसके साथ पॉपुलेशन आई होगी साउथ एशिया में, और वो फिर साउथ एशियन पॉपुलेशन से मिक्स हुए होंगे। तो स्टेप एंसेस्ट्री जो इंडिया में मिलती है साउथ एशिया में, वो मोस्टली है एमनिया, जो आज के मॉडर्न डे यूक्रेन में एक जगह है, जो यूरिक रिवर है, वो उसके आसपास का जो सिविलाइजेशन है। अच्छा, और इंडिया में कितना परसेंटेज स्टेप एंसेस्ट्री मिलता है, और ये इंट्रोग्रेशन कभी हुआ था? हाउ मेनी थाउजेंड्स और यस। सेंचुरीज तो years बिफोर? हाँ, जो अभी हमें जो मॉडर्न डेटा के बेसिस पे जो एजम्पशंस जो दिए गए हैं, जो एएनआई एंसेस्ट्री, एएनआई में हम मानते हैं कि 18-1900 ईयर्स से लेकर के और 3000 के आसपास जो है वो मिक्सिंग हुआ होगा। ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अराउंड 2000 से लेकर के 1800 बीसी के आसपास जो है वो मिक्सिंग हुई होगी। बट बहुत सारे ऐसे सैंपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन अभी भी हैं जिसमें एएनआई एंसेस्ट्री काफी कम है, और उस एएनआई में भी जो स्टेप एंसेस्ट्री है वो नेग्लिजिबल है। कुछ कुछ पॉपुलेशंस में ऐसे हैं कि जो स्टेप एंसेस्ट्री ज्यादा दिखती है हमें। वो एंसेस्ट्री डेफिनेटली है साउथ एशियंस में, बट उसका जो एज है वो डेफिनेटली उतना पुराना नहीं है। अगर हमें जो डेटा सेट्स मिल रहे हैं, हम जो हमें जो नए नए रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से वो सेकेंड मिलेनियम, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के 500 बीसी के आसपास जो है फर्स्ट वेव ऑफ मिक्सिंग या कुछ हमें दिख रहा है एंसेस्ट्री। उसके पुराना तो जो है बहुत, उसके पुराने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कम होगा, बट बहुत मार्जिनल एंसेस्ट्री उसके पहले है। तो ये तो जो आप अगर स्टेप जाएंगे एंसेस्ट्री है, जी बोलिए हम्म, बोलिए। 500 बीसी के आप पहले जाएंगे तो कुछ कुछ पॉपुलेशन में डेफिनेटली आपको मिलेगा एंसेस्ट्री, बट वो एंसेस्ट्री जो है बहुत सडन नहीं है, बहुत ग्रेजुअल है। और ऐसा नहीं होता है कि एक वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ और वो पूरा मिक्स हो गया, और उसकी एंसेस्ट्री अगर हम देखेंगे मॉडर्न डे में तो वो साफ दिखेगी हमें जेनेटिकली कि हाँ इस टाइम पीरियड पे ये मेजर जो है चेंजेस हमें दिखना शुरू हुआ। बट ऐसे कोई भी पॉपुलेशन नहीं इंडिया में कि आपको मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस या मेजर जेनेटिक चेंजेस आपको दिख रहा हो। वो काफी ग्रेजुअल है, बहुत स्लो है वो एक तरह से जो है अच्छा, आप, हाँ, एक डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ही बहुत बहुत ग्रेजुअल फास्ट नहीं हो। और अभी भी बहुत सारे पॉपुलेशन को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड सैंपल्स हैं। तो मतलब ये एक मेजर पॉपुलेशन इन्फ्लक्स नहीं था, ये बहुत छोटा ट्रिकल डाउन ड्रॉप बाय ड्रॉप इन्फ्लक्स था। एग्जैक्टली ये तो मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि कोई मेजर पॉपुलेशन मिक्सिंग नहीं हुई है। ये बहुत ही ओके। ग्रेजुअल मिक्सिंग हुई है, बहुत ही ग्रेजुअल। बहुत सारे माइग्रेशंस हुए, हुंस, कुशांस, शांस, ये जो मूवमेंट हुआ उसकी वजह से भी काफी डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। तो डेफिनेटली मिक्सिंग तो होना ही है। अगर कोई पॉपुलेशन आ रही है यूरोप से या सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट से, कहीं से भी आ रही है कुछ पॉपुलेशन, 10 20 50, ज्यूस आए इंडिया में, ज्यूस पूरा मिक्स हो गया, पूरे केरला पॉपुलेशन में आपको ज्यूस एंसिटी मिलेगी। जो ये पारसीज आए, पारसी की एंसेस्ट्री या गुजराती में दिखता है हमें जो है, तो वो तो एक फेनोमेना है, कोई भी पॉपुलेशन मूव करेगी। वो शायद रोमन्स जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ सेकंड थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास जो है, केरला में आपको रोमन एंसेस्ट्री मिलती है, रोमन आपको वो मिलता है, हमें हैप्लोग्रुप्स मिलते हैं। तो वो उस हैप्लोग्रुप का जो है सोर्स क्या, डेफिनेटली वही है। तो उसको मैं अब हम कैसे लेते हैं वो डिफरेंट एक टॉपिक है। हाँ हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि उसी समय के आसपास जो आप टाइम पीरियड बता रहे हैं, उसी समय के आसपास इंडो ग्रीक किंगडम्स आते हैं, उसके बाद स्कीथियन इन्वेजन होता है, फिर कुषाण इन्वेजन होता है, ये सब सेंट्रल एशिया से आए, नॉर्थ एग्जैक्टली। बियॉन्ड द हिमालय, उत्तर कुरु, उत्तर मध्य। सो क्लियरली कुछ ना कुछ तो वहां से वो जेनेटिक्स लेके आए होंगे, एंड वी हाँ, नो दैट दे असिमिलेटेड इन इंडिया। तो कुछ ना डेफिनेटली कुछ तो दिखेगा डेफिनेटली ही। यस डेफिनेटली यस। डेफिनेटली नॉट सो सिंगल, एक पॉसिबल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेशंस हुए हैं। क्योंकि यस। हमारी जो प्री हिस्ट्री है या जो अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे बहुत सारा लिटरेचर्स अवेलेबल नहीं है। तो मिक्सिंग इवेंट्स बहुत मोर देन 100 बार हुए, उससे भी ज्यादा हुए होंगे। तो वो उसी को एज हम कंफ्यूज होते हैं, एज एएनआई में जो यूरोपियन एंसेस्ट्री मिलती है, स्टेप एंसेस्ट्री, उससे हम कंफ्यूज होते हैं। एंड और मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग बुक्स लिखते हैं एटसेट्रा, दे वांट टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल,
this is a very complex process, back and forth migrations, lots of small little waves and drops of migrations. लेकिन ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, it is an Aryan invasion. मैं बताया It ना, is not indicative of Aryan invasion, एग्जैक्टली, right? इंडियन पॉपुलेशन को एज अ मॉडल में फिट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। किसी भी हाँ, पॉपुलेशन को आप नहीं फिट कर सकते हैं। आप गंगा प्लेन की पॉपुलेशन को देखिए, यहाँ पे जो क्षत्रिय पॉपुलेशन है, क्षत्रिय है, मैं आप ओपनली बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जितने भी ओबीसी पॉपुलेशन हमें दिखता है यहाँ पे गंगा प्लेन में, उन ओबीसी पॉपुलेशन में से मौर्य हुआ, कुर्मी हुआ, चौहान हुआ, इनमें बहुत सारे, अगर आप वो क्षत्रियों से आप कंपेयर करेंगे, 3 लोकेशन के आपने क्षत्रिय पॉपुलेशन लिया, 4 जगह के कुर्मी पॉपुलेशन लिया, 3 जगह चौहान पॉपुलेशन लिया, उसमें आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। एग्ज़ैक्टली सेम एक ही पॉइंट पे वो जाके क्लस्टर होंगे। क्योंकि जो पॉपुलेशन जो एसिमिलेशन है, हम डेफिनिटली जो कास्ट सिस्टम इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया, बहुत पुराना है वो। और उस कास्ट सिस्टम का जो मेजर फाउंडेशन था वो था कर्मा। उस कास्ट सिस्टम में बहुत मल्टी लेयर की मिक्सिंग हुई है। आप अगर एक पॉपुलेशन लेंगे उसमें आपको 10 लेवल की मिक्सिंग दिख जाएगी 500 सालों में। कुछ पॉपुलेशन अडॉप्ट कर लिया क्षत्रिय, वो वॉरियर क्लैन को वॉरियर बन गए, और जबकि जेनेटिकली वो जो है दूसरे क्लैन के थे वो। फिर वो मूव किए और डिपेंड ऑफ द क्लाइमेट और एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस वो डिफरेंट पार्ट्स में मूव किए, वहाँ पे डिफरेंट उन्होंने कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो इसको एज अ फिट कर पाना कि ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, इनका जेनेटिक कंपोनेंट अलग है, वो इम्पॉसिबल है, असंभव। impossible. कुछ जो प्रिस्टी क्लास के ब्राह्मण्स हैं, वो उनके अंदर जो आप बता रहे हैं मल्टी लेयर्ड मिक्सिंग, वो कम हुई है, थोड़ा-सा कम हुई है। उसका रीज़न जो कुछ भी रहा हो। बट उसको ऐसा मॉडल करना कि नहीं एक इसमें स्टेप डेंसिटी है, ब्राह्मणों में ज़्यादा है, क्षत्रियों में कम है, वो इम्पॉसिबल है। ब्राह्मणों में स्टेप डेंसिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो जो मल्टी लेयर्ड जो मिक्सिंग है, वो कम हुई है उनमें। इसलिए जो है उनमें वो डेंसिटी ज़्यादा है, और वो लिमिटेड डेटा है हमारे पास, सिर्फ़ 2-3 पॉपुलेशन है। आप 3 करोड़ के ब्राह्मण पॉपुलेशन को, यूपी, बिहार के पॉपुलेशन को आप जो है 20-25 सैंपल से आप नहीं उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। नहीं, नहीं, नहीं. तो अगर Doesn't make यहाँ any की, sense. हाँ, अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स या जेनेटिक अगर देखना है पॉपुलेशन का, तो उसके लिए हमें लगता है कि बहुत डेटा नहीं चाहिए, असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमें चाहिए एंशिएंट डीएनए। जब पॉपुलेशन काफ़ी कम रही होगी, जब वो मिक्सिंग बहुत कम रहा होगा, उस समय के लोगों का अगर हमें सैंपल मिलता है, तब हम कुछ बता सकते हैं। अदरवाइज़ मॉडर्न डीएनए डेटा पे सारे के सारे मॉडल फेल हैं। अगर मॉडर्न पॉपुलेशन के हिसाब से करना है तो यू नीड लैक्स ऑफ सैंपल्स, फिर शायद लैक्स ऑफ कुछ सैंपल्स, पैटर्न्स दिखे हमें. Yes, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, yes. लैक्स ऑफ सैंपल्स। That is a 100-year project. हुँ, Yeah. अभी हाँ, तो it is almost impossible to do it right now. हाँ, उसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें, हाँ, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, सबसे हाँ. अ, जो टाइम पीरियड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो 2000 साल पहले से लेकर के 3000 साल पहले डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हुए, वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। 60-70% क्योंकि जो उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। क्योंकि उस समय हमारी जो नदी थी सरस्वती, वो सूख गई थी और बहुत सारा पॉपुलेशन एग्ज़ैक्टली, अपहीवल हो रहा था, राइट, उस समय. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। राइट. अच्छा, एक और प्रश्न, ये जो स्टेप एंसेस्ट्री है, इज इट समहाउ रिलेटेड टू द यामनया पीपल? कुछ रिलेशन है क्या? यस, रिलेशन इसलिए है क्योंकि डेटा हमारे पास यमनिया का ही है। अच्छा, और अच्छा. जगहों का डेटा तो है नहीं हमारे पास, तो जहाँ का डेटा मिलेगा हम उसी से कंपेयर करेंगे। अगर हम अभी बात करते हैं साउथ एशियन एंशिएंट पॉपुलेशन का, तो हमारे पास सिर्फ एक सैंपल का डेटा है राखीगढ़ी का। यस. तो हम उसी राखीगढ़ी के डेटा को यूज़ करेंगे, जो है जितने भी हाइपोथेसिस है, जितना भी हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, वो हमारे पास एक ही सैंपल डेटा है। और डेटा सेट्स आ रहे हैं, साउथ इंडिया के डेटा सेट्स आ रहे हैं, नियोलिथिक कश्मीर के डेटा सेट्स आ रहे हैं, गंगा प्लेन के जो डेटा है वो आ रहे हैं, अभी नए-नए डेटा सेट्स आ रहे हैं। तब हमारे पास आने वाले इस साल में होपफुली 2022 में बहुत सारे डेटा सेट्स होंगे, जिसको कि हम यूज़ करेंगे तरह-तरह के एनालिसिस में। अच्छा. और ये जो राखेगरी की बात करते हैं, राखेगरी डीएनए, ये कितना पुराना है और उसमें कौन सा हैप्लोग्रुप मिला? माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप मिला होगा, यस, राइट? इट इज अ यस, फीमेल सैंपल. हाँ। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप्स में यू2 है। यू2 हैप्लोग्रुप जो कि बहुत कॉमन है साउथ एशिया में, और बहुत सारे हंटर गैदरर पॉपुलेशन में भी देखा गया है वो, यूरोप में भी देखा गया है। तो इन साउथ एशियन हैप्लोग्रुप, यू2 हैप्लोग्रुप जो कि बहुत कॉमन है,
हंटर गैदरर्स में, जो कि एंशिएंट डीएनए डेटा में देखा गया है यूरोप की पॉपुलेशन में, और ये वाइडली स्प्रेड है साउथ एशिया में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। और राखी गढ़ी का जो डेट है वो अनफॉर्चुनेटली हम उसको डेट नहीं कर पाए, एएमएस डेट हमारे पास नहीं है, बट समहाउ 2200-2300 बीसी के आसपास सैंपल है, 2100-2200 मे बी 2000 भी हो सकता है, तो और ये जो 4000 के आसपास एंशियंट है। डीएनए, यस, जी। और ये जो एंशियंट डीएनए जो हमें मिला उसमें से हम एक ही सैंपल निकाल सके, राइट? सो ऐसा क्यों है कि इंडिया में डीएनए डिग्रेड हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट है सैंपल निकालना? एक तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफ़ी जो है डाइवर्सिफाइड है। इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है बारिश, एंड बारिश के बाद जो होता है गर्मी एंड ह्यूमिडिटी, उससे डीएनए का लॉस काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होता है। दूसरा जो वजह था राखी गढ़ी में, वो जो लैंड था, दैट लैंड वाज़ एग्रीकल्चर फील्ड। तो उसमें 3 क्रॉप या 2 क्रॉप होते हैं हर साल। उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, यूरिया और चीज़ें जो है डाली जाती हैं, जो कि लीच करके जाती है अंदर तक। और विंटर में तो अच्छा है प्रिजर्वेशन, बट समर एंड आपका मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। वो एक रीज़न है, सबसे मेन रीज़न। अगर सैंपल्स अगर मिलता है बैरन लैंड से, तो वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं। या तो हाई एल्टीट्यूड से मिले, जैसे कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, वहाँ के डीएनए हमें अच्छे अमाउंट में रिट्रीव हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ डेटा अभी हैं लेह लद्दाख के हैं, जो कि 1000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट हैं। कुछ सैंपल्स हैं स्पीति वैली के, वो 3000 साल पुराने हैं। कुछ सैंपल्स हमारे पास नागालैंड के हैं 4000 ईयर्स, वो दे आर वर्किंग वेरी फाइन। तो उनके डेटा काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो मेन रीज़न इज़ क्लाइमेट, ऐसी। और ये हार्श जो क्लाइमेट। क्लाइमेट, हाँ। हार्श क्लाइमेट, राइट? और ये जो राखी गरी का जो आपने एनालिसिस किया, स्टडी किया, उसमें आपके मेन कंक्लूजन्स क्या है? व्हाट इज दिस इंडस पेरी सिविलाइजेशन, इंडस पेरीफेरी एंसेस्टर कहते हैं, राइट? यस, इंडस और आउट पेरिफेरी। ऑफ इंडिया माइग्रेशन का भी उसमें इंडिकेशन है। यस, यस, सो यस, कुड यू यस। प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल तो बिट? हाँ, राखी गढ़ी का जब डेटा आने के बाद हमारे पास बहुत ही कम डेटा सेट्स थे जिससे कि हम कंपेयर करें। इंडिया का तो कोई डेटा नहीं था। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोपियन पॉपुलेशन के डेटा काफ़ी ज़्यादा थे। उसमें उसी टाइम पे 2 डेटा सेट्स आए, जो कि आपके तुर्कमेनिस्तान और ईरान के थे। सारे सुख्ता और गुनूर, 2 आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं। वहाँ का डेटा 2019 में ही जो है अवेलेबल हुआ था। तो हमने अपने सैंपल्स को जो है रैंडमली उससे कंपेयर किया। हमने देखा कि जो है बहुत सारे पॉपुलेशन, अप टू 30-40% जो सैंपल्स थे वहाँ के, वो कंप्लीटली मैच कर रहे थे राखी गढ़ी से। तो उनकी एंसेस्ट्री को हमने बोला इंडस पेरिफेरी। तो वो जो इंडस वैली की जो एंसेस्ट्री थी, हड़प्पन एंसेस्ट्री या राखी गढ़ी की जो एंसेस्ट्री थी, दैट एंसेस्ट्री वाज़ वाइड स्प्रेड। अगर आप उस टाइम पे जाएँगे, तो पूरा का पूरा ईरान, पूरा साउथ एशिया, पूरा तुर्कमेनिस्तान के बहुत सारे लोग उस एंसेस्ट्री को कैरी कर रहे थे। आप ये मानिए कि अराउंड लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग या 5 लाख लोग उसी एंसेस्ट्री के, उसी पॉपुलेशन के, वो इस पूरे के पूरी एरिया में थे, अवेलेबल थे। तो जेनेटिक्स से आप ये नहीं बता सकते हैं कि क्यों थे वहाँ पे। डेफिनिटली थे, वो यहाँ से मूव किए होंगे, डेफिनिटली मूव किए होंगे, किस पर्पज़ से मूव किए होंगे वो नहीं पता हमें। बट वो जो एंसेस्ट्री थी काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी उस टाइम पे। तो उसी की एंसेस्ट्री को हम बोलते हैं इंडस पेरिफेरी। मतलब इंडस में तो नहीं मिला, बट उसके पेरिफेरी रीजन में हमें सेम एंसेस्ट्री मिल रही है, तो हमने उसको इंडस पेरिफेरी का नाम दिया। So this indicates out of India migration to some extent at least, right? यस, 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 क्यों नहीं? जब हमें 5% स्टेप एंसेस्ट्री किसी पॉपुलेशन में मिलती है, हम उसको आरएन इन्वेजन बोल लेते हैं। तो यहाँ हम्म। तो 15 सैंपल से मिल रही है हड़प्पन एंसेस्ट्री, तो हम क्यों बोल सकते हैं, डेफिनिटली बोल सकते हैं, बोलना चाहिए इनफैक्ट। और इसको तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं और वर्ल्ड रिनाउंस्ड जो आर्कियोलॉजिस्ट इसको तो मान लिए हैं कि आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशंस को तो बहुत ज़्यादा उस पे काम हो रहा है। तो आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशंस तो चलो, अच्छी बात। नॉट 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 हम्म। टुवर्ड्स ओनली साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, बट टुवर्ड्स वेस्टर्न रीजन आल्सो। नाउ इट्स द एक्सेप्टेबल मॉडल। काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें मेरी बात होती रहती है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इंडिया में बहुत लोग इसको जो है अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट
डेफिनेटली वो भी करेंगे, क्योंकि जो भारत हम में हम कैसे भारत या प्लीज गो हम जेनेटिक्स के डेटा को हम चाहते हैं कि जो लोगों तक पहुंचे सही तरह से पहुंचे, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम किसी एक बायस नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हमें खुश करना है, किसी को नाराज करना है। जो डेटा हमारे सामने है हम उसको प्रेजेंट करते हैं, और आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन उसको हम 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा दिख रहा है, डेटा हमारे सामने है। अगर नहीं होता तो फिर हम उसको नहीं इतने कॉन्फिडेंस नहीं बोलते। इंडिया में क्या है कि जब बाहर में इंडिया के बाहर एक बार कोई चीज एक्सेप्ट होती है, उसके बाद ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ट्रू। बोलेंगे कि ऐसा है, तो जब तक यूरोप में और यूएस में जब तक दूसरे साइंटिस्ट आपको आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इंडिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अजीब बात है इंडिया में, लेकिन दिस इज व्हाट वी फाइंड ऑल द टाइम। ट्रू। लोग यूरोपियन स्कॉलर्स तो मान लिए हैं कि आर्यन माइग्रेशन थियरी या जो स्टेप एंसेस्ट्री का जो इंडिया में जो हमें दिखता है एंसेस्ट्री, उसको तो वो अब नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको मटेरियल कल्चर नहीं मिलता है ना। अगर कोई पॉपुलेशन आ रही है, मूव कर रही है, अटैक कर रही है, जिस जिस फॉर्म में आई हो, अपने साथ कुछ तो लाएगी। कम से कम पॉटरी बनाने का आर्ट, सपोज दैट पॉटरी लेकर नहीं आई, तो पॉटरी बनाने का आर्ट तो लेके आई होगी। कुछ तो हमें सिमिलैरिटी मटेरियल मिलेगी हमें। मटेरियल कल्चर मिलता ही नहीं है, जीरो। जो नॉट ओनली हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन टाइम पीरियड में, इवन पेंटेड ग्रेवियर कल्चर पीजीडब्ल्यू टाइम पे भी, हम बात कर रहे हैं 1000 बीसी का, हमें आप अभी कोई भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे कुछ भी हमें एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं मटेरियल कल्चर, जो कि आपका यमनिया कल्चर से जो है मैच करता हो, या जो है पोंटिक रीजन से जो है मैच करता हो। कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हाँ, मिलते हैं, बीट्स मिलते हैं एग्जैक्टली। हमें। बीट्स मेडिटेरियन बीट्स मिलते हैं, जो बाद में मिलते हैं, सेकंड सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास मिलते हैं। तो मैं बता ही रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रीक पॉपुलेशन, रोमन पॉपुलेशन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, वो आते थे यहाँ पे। बिल्कुल, सो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ अदर काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, नॉट ट्रू। इन्वेजन और माइग्रेशन। यस। ट्रू। अच्छा, अब ये जो हड़प्पन कल्चर, लेट्स कॉल इट कल्चर, इज इट डिफरेंट फ्रॉम गंगा वैली कल्चर? इसमें कुछ अलग कुछ डिफरेंसेस है क्या? बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। गंगा प्लेन का ओके। जो कल्चर था बिल्कुल ही अलग था। और इनफैक्ट हम ये मानेंगे जो मेजोलिथिक टाइम है, जो हंटिंग गैदरिंग का जो टाइम है, और नियोलिथिक टाइम, गंगा प्लेन में वो दोनों साथ में था, ओवरलैपिंग था। और हड़प्पन कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट था। ना तो आपको जो है आर्टिफैक्ट्स सिमिलरिटीज़ मिलती हैं गंगा प्लेन से, ना तो आपको जो है बहुत सारा जेनेटिक सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। गंगा प्लेन का जो कल्चर है मैं उसको मानता हूँ ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर प्लस पोस्ट हड़प्पन कल्चर दोनों मिक्स हुए यहाँ पे। और जब अंटिल 2000 बीसी या 1800 बीसी के आसपास जो है, गंगा प्लेन का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, ट्राइबल कल्चर था। उसके बाद जब मिक्सिंग हुई, तो एक डिफरेंट तरह के कल्चर इवॉल्व हुआ वो। बाय दैट टाइम इट वाज अ ट्राइबल कल्चर मोस्टली। कुछ और कुछ रीजन जेनेटिकली क्या डिफरेंस था? जेनेटिकली जेनेटिकली डिफरेंस है। हम सनौली के जो सैंपल्स हमने देखा, उसमें हमें जेनेटिक कुछ जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं गंगा प्लेन के, उसमें उनकी एंसेस्ट्री हमें दिख रही है। बट मेजॉरिटी ऑफ जो एंसेस्ट्री है वो हड़प्पन एंसेस्ट्री है, राखी गढ़ी से ही मैच कर रही है। बट कुछ पार्ट, अच्छा। अप टू 10-15% एंसेस्ट्री दैट इज कमिंग फ्रॉम द गंगा प्लेन के जो लोग हैं। वो एंसेस्ट्री जब मैं बात करूंगा, जब पेपर हमारा आएगा उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में। ओके, वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग। तो मतलब कुछ कुछ अलग अलग इंडिया के अंदर भी था, सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग हाँ, काइंड्स ऑफ पैचेस में एंसेस्ट्रीज। पैचेस में। जो इंडस वैली या ओके। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो बहुत बड़े एरिया में था, और काफी इस्टेब्लिश था, और मोस्टली मेट्रोपोलिस काइंड ऑफ सिविलाइजेशन था। पर गंगा प्लेन में ऐसा नहीं था। गंगा प्लेन में पैचेस में थे न्यूलिथिक, और कुछ कुछ मैक्सिमम पार्ट्स में थे हंटर गैदर्स थे। अच्छा, सो उनमें कोई अर्बनाइजेशन नहीं था, बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड नहीं बिल्डिंग्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सो कहीं पे? फार नहीं है, सो फार हमें कुछ नहीं मिला ऐसा। अच्छा, और ज्यादा आइसोलेशन में रहते थे ये लोग? ज्यादा बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, बहुत ज्यादा ठीक है। कांटेक्ट नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। ओके। और ये जो हम R1 की बात करते हैं, R1 या R1A, तो उसके बारे में आप कुछ बहुत सिग्निफिकेंट रिसर्च कर रहे हैं। कुड यू शेयर सम फाइंडिंग्स? आई नो इट्स नॉट पब्लिश्ड येट, बट कुड यू शेयर समथिंग? देखिए, R1A का जैसे मैं बताया कि अराउंड 25,000 ईयर्स पहले R1A को बोलते हैं कि
अराउंड मिडिल ईस्ट के आसपास जो है वो इवॉल्व हुआ, मतलब बना वो हम्म, हैप्लोग्रुप। हम्म, तो R1A बनने का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वाई क्रोमोसोम में एक म्यूटेशन हुआ, ठीक है? तो वो म्यूटेशन हुआ जो कि सारे R1A के जो लीनिएज है उसमें वो म्यूटेशन मिलता है। तो इसीलिए हम वो जो है उसको बोलते हैं R1A का जो ब्रांच है। तो R1A1A जो कि मोस्टली हमें मिलता है साउथ एशिया में, उसका जो टाइम है बनने का वो अराउंड 5000 ईयर्स पहले है, ठीक है? 5000 ईयर्स के आसपास जो R1A1A वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हुआ, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टेप एंसेस्ट्री अगर आई होती, तो बूम, पूरा पॉपुलेशन डाइवर्सिफाई हुआ होता उस टाइम पे, जो कि हमें दिखता नहीं है। बट आप 5000 साल पहले जाएँगे तो उस समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड, मतलब ऑल ओवर साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में भी, सेंट्रल एशिया में एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, वहाँ भी डाइवर्सिफाइड हुआ। तो आज के 10 साल पहले लोगों ने वहाँ के सैंपलिंग किया, एंशिएंट डीएनए डेटा भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुआ पिछले 2-3 सालों में। उसमें देखा उन्होंने R1A1A के जो ब्रांचेज़ हैं, तो ये हाइपोथेसिस दिया गया कि जो R1A1 का जो प्रेजेंस है इंडिया में, वो थ्रू इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज़ के साथ जो स्टेप आए होंगे इंडिया में, तो वो लेके आए होंगे, ठीक है? फिर हमने जब इंडिया के अराउंड 75-80 पॉपुलेशन ली है, नॉर्थ, साउथ हर जगह के, तो हमने देखा कि जो R1A1A की जो डाइवर्सिटी है, वो तो 5000 ईयर्स से भी पुरानी जा रही है, ठीक है? वो तो 6, 7, 8, 9000 तक जा रही है डाइवर्सिटी। तो उसके बेसिस पे ये हुआ कि अगर ये जो हाइपोथेसिस है कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जब लैंग्वेज का जब एक्सपेंशन हो रहा था, जब इंडो यूरोपियन स्पीकर्स जब इंडिया में आ रहे थे, तो वो लेके आए होंगे वो हैप्लो ग्रुप। बट ये तो हमारी डाइवर्सिटी तो उसके पहले जा रही है, जो डेट है उससे पहले जा रही है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम ये मानने को तैयार हैं कि R1A1A इंडिया में यूरोप से आया होगा। हम उसको तैयार हैं मानने को। बट जो उनकी जो हाइपोथेसिस वही है कि ये तो लैंग्वेज के साथ ही एक्सपेंड हुआ होगा। बट हमारी जो एज है बहुत पुरानी जा रही है, 8000 ईयर्स पहले। तो ये हाइपोथेसिस कंप्लीटली फेल हो गया कि लैंग्वेज के साथ ये नहीं आया। ठीक? तो हम डाइवर्सिटी के बेस पर हम ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 10,000 ईयर्स से ये पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में ये डाइवर्सिफाइड हो रहा है R1A1A। तो डेफिनेटली इसका जो जो इवोल्यूशन जो फॉर्मेशन है वो भी इंडिया में ही है, ठीक है? और जो जिसकी डाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट डे यूरोपियन पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी से 2-3 टाइम्स ज़्यादा है। तो 2-3 टाइम्स बहुत एक बड़ी वैल्यू होती है। तो अभी तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि R1A1 की ओरिजिन कहाँ होगी, बट डेफिनिटली ये स्टेप से तो नहीं आया है। ना तो ये जो है यूरोपियन पॉपुलेशन, नियोलिथिक यूरोपियन या एग्रो पैस्टोरलिस्ट यूरोपियंस, उनके थ्रू तो नहीं आया है। अगर आया होगा तो हो सकता है हंटर गैदरर के थ्रू आया होगा। तो हंटर गैदरर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हंटर गैदरर्स सबसे पार्सिमोनियस ओरिजिन कौन सा है? पार्सिमोनियस ओरिजिन मिडिल ईस्ट में हमें लगता है। ओके, हाँ, मिडिल ईस्ट में लगता है और इंडिया में भी हमें बहुत सारे संभावना दिख रही हैं। अच्छा। क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना, डाइवर्सिटी देख रहे हैं। अगर हमें एंशिएंट सैंपल्स मिलते हैं तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ हुई होगी। बट डाइवर्सिटी के बेसिस पे अभी तो यही है कि साउथ एशिया में उसकी ओरिजिन हुई होगी। हम साउथ एशिया को मान रहे हैं, मिडिल ईस्ट को भी हम साउथ एशिया के अंदर ही मान रहे हैं अभी हम। और R1B का क्या स्टोरी है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इंडियन रिलेशनशिप विद R1B? क्योंकि R1B आई थिंक पॉसिबली इंडियन ही होगा। R1 भी इंडियन ही है। R1 भी में हमारे पास डेटा उतना नहीं है, बट पॉसिबल हाँ। जो सोर्स है, जो उसका इवोल्यूशन का, जो उसकी जो फॉर्मेशन का, वो इंडिया में ही है R1 का भी। बट उसमें भी वाओ। बहुत सारे लॉस। हाँ, उसमें भी बहुत सारा एक डाइवर्सिटी में बहुत दिखती है R1 की, बट लिमिटेशन है डेटा का। तो R1 एक जब पब्लिश करेंगे उसके बाद R1 पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि R1B इज intricately tied to the Yamnaya people. They are exclusively, almost exclusively R1B, right? Yamnaya? हाँ, मोस्टली लिमिटेड डेटा है, बट हाँ मोस्टली है, अप टू 50%। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास और डेटा आएगा और पब्लिश करेगा तो आई थिंक इसका तो धमाका बनने डेफिनेटली वाला R1 है। R1 का भी हम लोग काम कर रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी कम है, बट डाइवर्सिटी ज्यादा है यहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं नियांडरथाल्स,
तो उनके बारे में कुछ पिछले 5-10 वर्ष से काफ़ी कुछ रिसर्च हो रहा है, और ऐसा मालूम पड़ा है कि आउट ऑफ द नॉन अफ्रीकन पीपल, मोस्ट पीपल हैव सम नियंडरथल एंसेस्ट्री, मे बी 2.5, 3-4%। तो आप पिछली बार हमने इंटरेक्शन किया था, आप कह रहे थे कि इंडियंस में ये मिलता नहीं है। सो कुड यू प्लीज एलाबोरेट ऑन दैट, उसका उसका हाँ, मीनिंग क्या देखिए है? अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इंडियंस में जो नियंडरथल का जो परसेंटेज है काफ़ी वेरी करता है। हम उसको बोलेंगे नेग्लिजिबल, हम्म। एक तरह से नेग्लिजिबल। यहाँ पे हमें नियंडरथल एंसेस्ट्री बहुत ही कम मिलती है, ठीक? अगर आप साउथ इंडियन पॉपुलेशन लें तो मार्जिनल है, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में भी कुछ पॉपुलेशन में मार्जिनल है, कुछ में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला है, ठीक है? बट यूरोपियन पॉपुलेशन में अप टू 5% है, 3%, 4%, 5% तक है, कंसिस्टेंट। किसी भी आप इंडिविजुअल में लेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी वो एंसेस्ट्री 5% सिग्निफिकेंट एंसेस्ट्री। तो अगर इतना बड़ा स्टेप पॉपुलेशन अगर आया इंडिया में, जिसको कि हम बोलते हैं एक कंपोनेंट दे दिया एएनआई कंपोनेंट, तो अगर हम्म। एएनआई कंपोनेंट इतना स्ट्रांगली अगर सारे इंडियंस में है, तो नियंडरथल एंसेस्ट्री क्यों नहीं है? वो डाइल्यूट कैसे हो गई? तो ये सब हम्म। बहुत सारे फ्लॉज़ेज़ हैं जो कि इसको बहुत केयरफुल एग्ज़ामिन करना होगा। और ये एंसेस्ट्री जो है, अभी जब डेटा होल जीनोम का आएगा मॉडर्न पॉपुलेशन का, तो उसमें हमें एक बहुत क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। जो हमारे पास स्निप डेटा है, एसएनपी डेटा, उसमें हमें जो है न्यूमेरिकल डेंसिटी काफ़ी बहुत ही मार्जिनल दिखता है, बहुत ही मार्जिनल। और ये डेटा कभी पब्लिश होगा, एनी आइडिया? होल जीनोम डेटा पब्लिश हो रहे हैं। अभी साउथ एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे पॉपुलेशंस लिए गए थे होल जीनोम के लिए। काफ़ी बड़ा ग्रुप था इसमें, साउथ ईस्ट एशिया एंड बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशियन पॉपुलेशन थे। तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो, जिसमें कि अराउंड 250 300 के आसपास जीनोम है उसमें। बस उस उन डेटा आई में सी। हमें जो है, हाँ, उन डेटा में हमें बहुत ही मार्जिनल एंसेस्ट्री देखने को मिल रही है निम्नलिखित की। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो आपने थोड़ी देर पहले कास्ट की बात की, कास्ट, वर्ण, जाति, वॉटेवर, तो इसमें भारत में स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है, एंडोगेमी दिखता है। कुछ हुँ, हुँ। इलाबोरेट के जेनेटिक्स के माध्यम से आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और आपको क्या मिला है इसके हिसाब से? हाँ, बहुत सारे जो पॉपुलेशंस है काफ़ी इंडिया की जो मोस्टली जो कास्ट पॉपुलेशन है, सारे के सारे एंडोगेमिक हैं। अब वो हम्म। एंडोगेमिक कितना पुराना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को अगर देती है, अ, बनाती है। सपोज दैट 100 लोग अगर बनाते हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है? उसको बोलते हैं हम जो है एज़ अ फाउंडर इफेक्ट। हम्म। बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर बहुत बड़े पॉपुलेशन को बनती है, तो उसको बोलते हैं बॉटलनेक। उस बॉटलनेक की वजह से क्या होता है कि हमारे जो डीएनए के अंदर जो हेटेरोजाइगोसिटी होती है, वो होती है, कम हो जाती है। तो कुछ-कुछ पॉपुलेशन में हमें देखने को मिला है कि वो बॉटलनेक, साउथ इंडियन पॉपुलेशन, इसको एक पॉपुलेशन है वैश्य। वैश्य पॉपुलेशन में जो है, वो हमें देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा हाई बॉटलनेक। कुछ और भी पॉपुलेशन जैसे येरुला हुआ, मडिगा पॉपुलेशन हुआ साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया के जो अग्रवाल हैं, उसमें हमें देखने को मिला है कि एटलीस्ट 4000 ईयर्स से वो एंडोगेमिक हैं। तो जो वरना का जो फॉर्मेशन डेफिनिटली 4000 ईयर्स के बाद ही हुआ होगा। क्योंकि जब भी कोई सिस्टम बनता है, कुछ भी एक इस तरह की जो है रूल्स समाज में बनते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको फ़ॉलो करने में। तो ये जो वर्ण सिस्टम है, कम से कम 4 साढ़े 4 हज़ार साल पुराना है, कम से कम, ठीक है? तो बहुत सारे पॉपुलेशन एंडोगेमिक सिग्नेचर शो करती हैं जेनेटिकली, और उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वरना सिस्टम जो बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि हम अ, जो हमारा जो डीएनए है, उसकी जो लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। क्योंकि लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी अगर होगा, तो बहुत सारी डिजीज़ का भी प्रेवलेंस ज़्यादा होगा। तो उस प्रेवलेंस को कम करने के लिए जो है, ये वर्ण सिस्टम बनाया गया था। ठीक है? बट कुछ-कुछ ऐसे पॉपुलेशन हैं जो काफ़ी ज़्यादा फाउंडर इफेक्ट शो करती हैं। मतलब कम नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन को बना चुकी हैं अभी तक। उसमें इसका बहुत ड्रॉबैक है। बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 90% जो पॉपुलेशन है, उस वर्ण सिस्टम से काफ़ी यूज़फुल हैं। तो जेनेटिक जो डिजीज़ेज़ होती हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उससे। हमने देखा ओके। 3-4 पॉपुलेशन ऐसी हैं, जिसका कि जो एक टर्म होता है आईवीडी, आइडेंटिटी बाय डिसेंडेंट, वो स्कोर होता है, स्टैटिस्टिकल स्कोर बोलते हैं इसको। वो इंडिया में
मैक्सिमम है। अभी तक का जो रिपोर्टेड जो पॉपुलेशन थी, जो फाउंडर्स में जो फिट बैठती है, वो थी एस्केनाज़ी ज्यूइश और फ़िनलैंड की पॉपुलेशन। ये दोनों मैक्सिमम जो इसका बोलते हैं बॉटलनेक में रही हैं। उससे 3 गुना 4 गुना बॉटलनेक में हमारी बहुत सारे पॉपुलेशन है। जैसे कि यरुला हुआ, कुरुम्बा हुआ, मडिगास हुआ, वैश्य पॉपुलेशन, अग्रवाल पॉपुलेशन। और ये भी बताती है कि ये काफ़ी पुराना है। बहुत काफ़ी जनरेशन से ये लोग जो है एंडोगेमिक प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। तो आपका जो डेटा है, आपने जो एनालाइज किया है, उसके हिसाब से आपको 4 हार्ड कास्ट दिखते हैं या और भी दिखते हैं? क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, हुँ, अगर जो हुँ। ग्रीक ग्रीक मेगास्थनीज था जिसने भारत के बारे में लिखा, उसने कहा कि भारत में 7 डिविजन्स थे, 4 नहीं 7 थे। सो हुँ, आपके हुँ। एनालिसिस के हिसाब से आपको 4 दिखते हैं, 7 दिखते हैं, क्या दिखता है आपको? यस, अगर आप जाएँगे कुछ मेबी 1000 ईयर्स पहले, अ, तो आपको दिखता वो 4, लेकिन जैसे मैंने बताया ना मल्टी लेयर्ड जो मिक्सिंग हुई, उसकी वजह हाँ, से ये वो काफ़ी डाइल्यूट हो गया वो। तो नंबर ऑफ जो वर्ण सिस्टम को तो अभी हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन काफ़ी हो गया है, मल्टी लेयर्ड मिक्सिंग हुई है लास्ट 1000 ईयर्स में। अगर एंशिएंट सैंपल्स मिलते हैं 1000 ईयर्स के पहले, तब हम बता सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे वो हो गए ना, जैसे आप जो हमारा जो पूजा करने की पद्धति या जो वैष्णव वैष्णव धर्म को बहुत उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 15th सेंचुरी के आसपास जो है, बहुत सारे पॉपुलेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, ठीक है? उसके बाद फिर वो स्ट्रिक्ट एंडोगेमिक स्टार्ट किए। उसके पहले भी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कई बार हो चुके हैं। 4 बार, 5 बार, 6 बार हो चुके हैं इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्ज़ैक्टली बता पाना कि कितने वर्ण थे, वो मुश्किल है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि जो गोत्र सिस्टम होते हैं नॉर्थ में, 12 गोत्र होते हैं, 16 गोत्र होते हैं, जाटों में जो है 32 गोत्र होते हैं, 50 गोत्र होते हैं। अगर हम सारे गोत्रों के सैंपल्स को लें और फिर हम उसको जेनेटिक डेटिंग करें, तब हमें एग्ज़ैक्टली चलता पता कि कितने जनरेशन पहले जो है, ये गोत्रा सिस्टम स्टार्ट हुआ। अच्छा। दैट कैन गिव आंसर, पर उसके लिए बहुत सारे फंडिंग्स और बहुत सारे रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है। एब्सोल्युटली, उसके लिए बहुत सारा फंडिंग लगेगा, फॉर श्योर। तो अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट एनिमल्स। तो अगर हुँ, आप हॉर्सेस की बात करें तो कहते हैं कि भारत में हॉर्सेस नहीं थे। सो इज देयर हुँ। एनीथिंग फ्रॉम जेनेटिक्स दैट इंडिकेट्स कि भारत में जो आज जो हॉर्सेस मिलते हैं वो कितने पुराने हैं, उनका एंसेस्ट्री क्या है? क्या वैदिक हॉर्स भी हुआ करता था? व्हाट इज द स्टोरी? देखिए, हॉर्सेज़ तो इंडिया में मिलियन ईयर से हैं, तो हम्म। हॉर्स में हॉर्सेज़ मिलते हैं। बट ये क्वेश्चन आता है कि हॉर्स का डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेज़, वो कितना पुराना है? क्वेश्चन इस पे आके हम्म। टिक जाता है। अ, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, इंडस वैली के साइड से जहाँ पे हमें जो है हॉर्सेस मिले हैं। कालीबंगन से मिला हॉर्सेस। मिंजोर एक साइट है राजस्थान में, वहाँ से हॉर्सेस मिले हैं हमें। जेनेटिकली हमने देखा है उसमें हॉर्सेस के सिग्नेचर्स, बट डेटा हमारे पास इनफ नहीं है जिससे कि हमें बहुत कॉन्क्रीट प्रूफ कर सकें कि वो हॉर्स की जो एंसेस्ट्री है वो अरेबियन हॉर्स से ज़्यादा क्लोज है या सेंट्रल एशियन। बट उस डेटा से ये प्रूफ होता है कि ये हॉर्स का सैंपल था, हॉर्स का फॉसिल है वो। और वो हॉर्स है अराउंड 4600 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो अच्छा। 4600 साल पहले इंडिया में हॉर्सेस थे और हॉर्सेस को डोमेस्टिकेशन किया गया था यहाँ पे, ठीक है? वो हॉर्स मोस्ट लाइकली वो पोनी हॉर्सेस हैं, जो काफ़ी शॉर्ट हाइट में होते हैं, बट दे आर वेरी यूज़फुल। तो हॉर्स का एक्जिस्टेंस डेफिनिटली 4500 ईयर्स से इंडिया में है। उसके पहले भी जा सकता है, बट उतना पुराना हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हम देखना चाहते हैं कि वैदिक हॉर्स को बोलते थे ना, जिसको अश्वमेध यज्ञ में यूज़ करते हैं। तो हाँ। उस वैदिक हॉर्स में जो नंबर ऑफ रिब्स होते हैं अलग होते हैं, 36 होते हैं। और जो कि अरबियन हॉर्स से मैच करते हैं। जो सेंट्रल एशियन हॉर्सेज हैं उनमें नंबर ऑफ रिब्स ज़्यादा होते हैं। तो ये भी काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो जो जेनेटिकली वो हॉर्स वैदिक हॉर्स है या किसके ज़्यादा क्लोज़ है। वेरी इंटरेस्टिंग, सो वी नीड मोर डेटा। अभी डेटा का पॉजिटिव है काफी। डेटा हमारे पास है, डेटा से हमने प्रूव कर दिया है कि वो डेफिनिटली हॉर्सेस थे यहाँ पे। बट वो हॉर्स की लेकिन जो कौन सा? हाँ, क्लोज़नेस किससे ज़्यादा है, हम्म। वो देखना हम्म। देखने के लिए और डेटा चाहिए। और ये शिवालिक हॉर्स कौन था? शिवालिक हॉर्स तो जो फॉसिल्स मिले हैं वो काफ़ी पुराना है। तो हॉर्सेस तो इंडिया में थे ही।
मिलियन ईयर्स पहले से हॉर्सेस का मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। पर उन फॉसिल्स को अच्छा। हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो फॉसिल्स मिलते हैं हमें ट्रेसेस में, पूरा इंडिविजुअल का फॉसिल नहीं मिलता है। हम्म। कुछ उसके पार्ट्स मिलते हैं, कुछ लॉन्ग मूव्स मिलते हैं, कभी स्कल्स मिलते हैं, जॉ मिलते हैं। तो हॉर्स तो राइट। इंडिया में या और कैटल की बात करें तो इंडिया का जो ज़ीबू कैटल है बहुत फेमस है। इट इज फाउंड हुँ, ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड टुडे। और हुँ, हुँ, अफ्रीका में आई थिंक इजिप्ट में 4000 वर्ष पहले था, और उससे पहले एक 10,000 ईयर्स पहले भी इंट्रोग्रेशन हुआ था इंडियन कैटल का अफ्रीका में। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? व्हाट डू वी हैव एनी जेनेटिक डेटा अबाउट द अफ्रीकन कैटल कि इंडियन डीएनए उनमें कभी आया? तो इसके लिए तो हमारे पास मॉडर्न डेटा है। हमें इसके हम्म। लिए एंशिएंट डेटा की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडर्न जेबू का जो अच्छा। एंसेस्ट्री है, वो ईस्टर्न अफ्रीकन पॉपुलेशन ईस्टर्न अफ्रीकन कैटल्स में है। और इवन जो टॉरस जो वहाँ का है आपका जो है यूरोपियन जो हॉर्सेस है, स्पेन के जो कैटल्स हैं, उसमें जेबू का हम्म। हमें मिलता है इंटरवेशन। तो वो तो ऑलरेडी प्रूवन है। 7-8,000 ईयर्स पहले का इंटरवेशन है वो तो। तो वो यहाँ से ले जाते थे, कैटल्स को ले जाते थे, वहाँ पे अच्छे-अच्छे जेबूस थे यहाँ पे। तो हड़प्पन हम्म। टाइम पे जेबू की बहुत डिमांड थी। और यहाँ पे एटलीस्ट 6-7,000 ईयर्स पहले से जो है डोमेस्टिकेशन होता रहा है कैटल का। अच्छा। उसके तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं। मॉडर्न डीएनए का जो डेटा है वो भी सजेस्ट कर रहा है कि जो इंटोग्रेशन है जेबू कैटल का यूरोपियन कैटल में, वो 6-7,000 ईयर्स पहले का है। और कैटल अपने आप तो माइग्रेट नहीं करते, राइट? हाँ, डेफिनिटली वो तो अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। बट ये भी है कि जो इंटोग्रेशन दिख रहा है हमें, तो जब गया यूरोप में गया यहाँ का जेबू, तो डेफिनिटली वो भी तो कर रहे होंगे ना। वो भी तो बिल्कुल। पेस्टोलिस्ट रहे होंगे। बट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें इंटोग्रेशन दिख रहा है। इंटोग्रेशन बहुत तरीके से होता है। यहाँ से जेबू गया, हो सकता है कि जेबू गया हो वहाँ पे जो है किसी और पर्पज से, या होता है फ्री मिक्सिंग हुई हो। हम्म। बट वो हमें दिखता है 6-7,000 ईयर्स एटलीस्ट पुराना। 6,000 7,000 years before today या in या Europe। और अफ्रीका में या कितना पुराना है? उतना ही है, सेम है। उतना ही है। हाँ हाँ। So this It's a, indicates Indian presence in Europe, in Africa yes 7,000 yes years ago. yes yes yes। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ऑस्ट्रेलिया में क्या स्टोरी है? कम से कम 4-5 हजार साल पहले भारतीय डीएनए मिलता है सिक्स ऑस्ट्रेलियन सिक्स अबोरिजिनल पॉपुलेशन में। 5-6,000 ईयर्स पहले, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स, बट जो वहाँ का डॉग है डिंगो। डिंगो। हाँ, हम्म। उसकी भी कंप्लीटली मैचिंग है। मतलब यहाँ से ही जो ढोल है ना, ढोल यहाँ का जो डॉग, ढोल, हाँ। ढोल ही वो ऑलमोस्ट ढोल ही हैं जो वहाँ पे डिंगो कहलाते हैं। और जो एबोरिजिनल्स हैं एटलीस्ट 6,000 ईयर्स पहले। तो हमें तो दिख रहा है ना, इंडोनेशिया में दिख रहा है। इंडोनेशिया के हमने सैंपल्स का एनालिसिस किया हुआ है, हमें दिख रहा है इंडियन एंसेस्ट्री उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। और अभी भी अच्छा। आप देखेंगे इंडोनेशियंस में तो 5-10% इंडियन जीन है वहाँ पे। जो मॉडर्न डे इंडोनेशियंस हैं, उसमें 5 टू 10% साउथ एशियन एंसेस्ट्री है। तो वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो जब आउट ऑफ इंडिया जब इंडियंस चले गए 6,000 ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया सी सर्फिंग, मतलब इट्स रियली अमेजिंग ना। अमेजिंग, प्रेजेंस क्या जर्नी हुई ऑफ होगी। हाँ, प्रेजेंस ऑफ एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस 6,000 ईयर्स पहले, हम्म। अल्टीमेट। दे मस्ट हैव क्रॉस द ओशन ना, दे मस्ट हैव क्रॉस द ओशन हाँ, विद शिप्स, बोट, एग्जैक्टली समथिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। So that indicates that India has always been a maritime seafaring culture, civilization। कहाँ कहाँ चले गए। ट्रू और ट्रू। साउथ पैसिफिक में कुछ इंडियन कुछ मिलता है क्या? साउथ पैसिफिक आइलैंड्स में, पॉलिनेशियन आइलैंड्स में? ये पापुआ न्यू गिनिया में जो डेटा है उसमें हमें कुछ नहीं मिला है, ज़्यादा नहीं मिला है। ओके। क्योंकि वो ओके। पॉपुलेशन जो है रिप्लेस्ड हो गई ना। जो पापुआ न्यू गिनिया है वो रिप्लेस्ड पॉपुलेशन है। दैट नॉट द अच्छा ओरिजिनल अच्छा। पॉपुलेशन ऑफ। आई सी, आई सी, यस। आई सी। लेकिन साउथ सी आइलैंड्स जो है साउथ पैसिफिक, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉपुलेशन आइसोलेटेड ग्रुप्स है काफी सारे। सो मे बी हुँ, इफ समबडी वांट मे टू बी डू इट, कुछ ना कुछ मिल सकता है। या या मे अब वो डेटा अनअवेलेबिलिटी वहाँ पे काम नहीं हुआ है। पापुआ न्यू गिनिया पे तो अभी पब्लिश हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स पहले। हम्म। चला पता है हम्म। कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखता है। और उसमें डेनिसोवन एंसेस्ट्री काफ़ी है। तो वो डेनिसोवन। पॉपुलेशन, हाँ, वो पॉपुलेशन माइट हैव रिप्लेस्ड, लाइक कई बार रिप्लेस्ड हुई हैं।
दूसरे तीसरे वेव ऑफ माइग्रेशंस में। काफी रिसेंट पॉपुलेशन हो तो। ये जो डेनिसोवन एंसेस्ट्री है वो कहाँ कहाँ मिलती है, भारत में कुछ मिलती है क्या? डेनिसोवंस मिलती है मोस्टली तिब्बतन में मिलती है, साउथ ईस्ट एशियंस में मिलती है, ओके। और भारत में नहीं है। भारत में नहीं है। भारत में नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसे तिब्बतन से बहुत मिलती सारे। है। हाँ हाँ, जी बोलिए। तिब्बतन से मिलती है, एंड कुछ पॉपुलेशन जो हाईलैंडर्स हैं नेपाल में, उसमें भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ओके। डेनिसोवन की वजह से एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर मिला मॉडर्न ह्यूमन को, वो है एडाप्टेशन टुवर्ड्स हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। तो आई कोल्ड सी। एडाप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेनिसोवंस। उसमें एक जीन होती है, बोलते हैं EAPS1 जीन, जो कि ओके। मिक्सिंग के बाद जो है मॉडर्न ह्यूमंस में आई हो, उसकी वजह से जो है वो हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट में मॉडर्न ह्यूमन अडॉप्ट कर पाया, अदरवाइज वो इम्पॉसिबल था। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कहते हैं कि जो फर्टाइल क्रेसेंट है दैट इज द होम ऑफ एग्रीकल्चर, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन एक्सेट्रा। लेकिन मैंने रिसेंटली कुछ स्टडीज देखी है कि इंडस वैली में जो कल्टीवेशन ऑफ वेरियस सीरियल्स एक्सेट्रा वो भी बहुत पुराना है। सो कुड यू थ्रो सम लाइट अपॉन दैट? हाँ, आप अगर देखें लहुरा देवा में जो गंगा प्लेन है, तो वहां पे हमें मिलता है राइस कल्टीवेशन 10,000 ईयर्स पहले। 10,000। 10,000। वाह। वो उसके तो हमारे लैब में ग्रेन्स रखे हुए हैं राइस के, लहुरा देवा के चार्ड ग्रेन्स, अच्छा। जो हर्थ पे जब बनाते हैं, जहाँ पे चूल्हा जलाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ग्रेन्स गिरते जाते हैं। वो गिरने के बाद वो चार्ड हो जाते हैं, वो प्रिजर्व हो जाते हैं। लौरा हम्म। देवा में तो हमें मिलता है 10,000 ईयर्स पहले का। आप अगर मेहरगढ़ जाएं, मेहरगढ़ में जो है 8,000 ईयर्स पहले पूरा का पूरा जो है आपका जितने भी आपका ये जो सीफो प्लांट्स हैं वहाँ मिलते हैं। इवन जो बार्ले मिलता है वहाँ पे, तो उसको तो कोई एक्नॉलेज नहीं करता है। यूरोपियंस बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ, जो नॉलेज है जो स्टार्ट हुआ, वो मेहरगढ़ से हुआ। तो इसमें ओके। वो कहाँ से आ गया, फर्टाइल किसन कहाँ से आ गया? सो दिस टोटली तो चेंजेस द स्टोरी ना। हाँ, नहीं चेंज तो हो चुकी है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में तो अभी वही पढ़ाया जाता है ना, फर्टाइल क्रिसेंट से आया, वही तो जो प्रॉब्लम है। आया, वही प्रॉब्लम है। आप अगर जाएँ यहाँ पे, आप इधर विदर्भा रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, क्या वहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट 1500 BC में जब आपका मतलब क्रॉप सीजनलिटी थी, साढ़े 3,000 साल पहले से उनको पता था कि कब कौन सा क्रॉप को कल्टीवेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, मतलब मानसून के बेसिस पे वो 2-3 क्रॉपिंग करते थे वो। क्रॉपिंग का मतलब क्रॉप को शिफ्ट करते थे वो लोग। इत, अच्छा। इत, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अब आप जाएं अगर आप इंडस वैली के टाइम पे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हड़प्पन इंडस वैली में ही क्रॉप मतलब होता था एग्रीकल्चर, ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर था। नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट बहुत सारा फॉरेजिंग भी थी। बट हम्म। ऑलमोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो है न्यूलिथिक साइट्स हैं। गंगा प्लेन में बहुत सारे पैचेस में न्यूलिथिक साइट्स हैं, जहाँ पे जो है हमें मिलता है अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। पूरे विश्व में सबसे पुराने एविडेंस। पूरे विश्व में सबसे पुराना है। माय गुडनेस, ये मैं कब बोले, कब लिखने वाले हैं टेक्स्ट बुक्स में? टेक्स्ट बुक में तो सारी ये तो पब्लिश्ड है, मैं आपको पेपर भेजूंगा, बहुत सारे हमारे लैब यहाँ बुक हाँ से बहुत हाँ। सारे पब्लिकेशंस हैं। हम्म। अर्लीस्ट राइस का 3-4 पेपर पब्लिश्ड हैं, जो कि आपको लौरा देवा में जाता है। उसके डेट्स हैं, एमएस डेट है। इट्स सो क्वाइट आप ओल्ड। ये सब जो बता रहे हैं, आप ये सब जो हाँ, बता रहे हैं उसको अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, लुकिंग एट द एंटिक्विटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इंडिया द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ने हम नहीं बोलते हैं, ये तो जो फॉरेनर्स बोलते हैं, यूरोपियंस बोलते हैं, अमेरिकन्स बोलते हैं। अगर हाँ वो दे बोलते दे हैं, बस हमें बस मानना है, हमें कुछ बोलना नहीं है, हमें तो उनको बस जो बोले उनको एक्सेप्ट करना है। राइट। सो ऑल द डेटा, आई मीन वेरी डेटा इज सरप्राइजिंग। अवेलेबल। मैं डेटा अवेलेबल है, हम लोग उस पे पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि डेटा को कैसे हम टेक्स्ट बुक में डाल सकें, और हम्म। कैसे जो है हिस्ट्री के बुक्स में डाल सकें, जो बहुत बड़ा बैटल है, उसको मैं नहीं कर सकता हूँ अकेले। उसके लिए बहुत एक बिल्कुल। टीम की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें तो पब्लिश है ऑलरेडी। राइट। और आपने कुछ और भी रिसर्च की है रिसेंटली, रूपकुंड लेक के बारे में, क्वीन केतेवान के बारे में, और जो साउथ इंडिया में जो मिडिल ईस्टर्न डीएनए का है। कुड यू टेल अस अबाउट दोस थिंग्स आल्सो? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ, है।
ये कुछ-कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि आप लक्षद्वीप हुआ, लक्षद्वीप के लोग कौन हाँ। हैं? तो हुँ, लक्षद्वीप हुँ। के जो लोग हैं सब पहले बोलते थे। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि जो हाइपोथेसिस बनती है क्यों उल्टा क्यों बनती है इंडिया में? मतलब मोस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस शुड बी करेक्ट ना? अगर हम कुछ कोई देते हैं हाइपोथेसिस तो करेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट। यस। तो पहले ये बोलते थे कि लक्षद्वीप जो है दैट बिलॉन्ग्स टू मिडिल ईस्टर्न जो ट्रेडर्स थे, वो हुँ, आइलैंड को हुँ। डिस्कवर किया और मिडिल ईस्टर्न्स और जो यूरोपियंस जो ट्रेडर्स थे वहाँ रुकते थे, कोच्चि आने से पहले, कोच्चि या हुँ, हुँ। मैंगलोर। तो हम भी यही मानते थे कि हाँ, ये सही होगा। वहाँ का काफ़ी ज़्यादा सैंपलिंग किया। जब वहाँ के जब देखा एनालिसिस किया, तो कंप्लीटली मैचिंग विद द एबोरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ केरला। अच्छा। केरला जबकि आप कल्चर जो है क्या है? कल्चर तो पूरा का पूरा मिडल ईस्टर्न दिखेगा आपको, हाँ। क्योंकि ट्रेडर्स आते थे वहाँ पे, तो अपना अपना कल्चर, अपना जो मटेरियल्स वो सब लेके आते थे, तो कल्चरली तो वो लोग एडॉप्ट कर लिए उन्होंने उस मिडल ईस्टर्न कल्चर को। बट जेनेटिकली दे आर द लोकल पीपल। आई सी। हाँ, तो फिर हमने इसको जो है पब्लिश किया, हमने बताया कि नहीं ये तो केरला के लोग ही हैं जो कि वहाँ पे पहले से वहाँ पे बसे हुए हैं हुँ, और हुँ, हुँ। मिडिल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस है वहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, एंशिएंट पोर्ट्स हैं, तो उसकी वजह से कल्चर थोड़ा-सा जो है चेंज हुआ, कल्चरल असिमिलेशन हुआ। बट जेनेटिकली दे आर द मेनलैंड पीपल जो कि वहाँ पे हज़ारों सालों से बसे हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप तो येमेन देखेंगे, येमेन के लोग अगर आप येमेन के लोग को देखेंगे, वो भी पूरे इंडियन ही दिखते हैं। सो आई हाँ, वंडर तो इफ एनीबॉडी हैज़ डन एनी रिसर्च देयर, जेनेटिक रिसर्च? यहाँ पे काम नहीं हुआ ज़्यादा, बट वो दे आर लाइक जेनेटिकली दे आर मोर मोर साउथ एशियन। हाँ, येस, क्लियरली। तो हाँ, कल्चरली दे आर लाइक मिडल ईस्टर्न, बट वो आपको हाँ, जेनेटिकली दे हैव मोर साउथ एशियन एंसेस्ट्री। या सो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, कभी उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए इन द फ्यूचर आई डेटा वुड है, से। बट दैट डेटा सजेस्ट लिमिटेड डेटा ही बोलता है कि हाँ, दे हैव इंडियन एंसेस्ट्री, बट एक्सटेंसिव आई रिजल्ट्स सी। आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा, हुँ। और डेफिनिटली मिलेगा। ईस्टर्न अफ्रीका की अगर बात करेंगे, अगर इफ यू लुक एट सोमालिया, सूडान, वहाँ के लोग भी यू कैन सी देयर इज़ सम इंडियन अपीयरेंस इन दीज़ पीपल। और इंडियन हाँ, कल्चरली तो पूरा ईस्टर्न अफ्रीका इंडियनाइज़्ड है पूरा काफ़ी मिलता ज़्यादा। है, कल्चरली तो पूरा मिलता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट डेटा हमारे पास नहीं है। हाँ, डेटा अगर नहीं है, आप वहाँ यस। आप क्यूज़िन देखें वहाँ का, क्यूज़िन में पूरा हुँ, यस, मैक्सिमम जो आपको दिखता है, वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वहाँ के जो कैटल आपको दिखेगा बिल्कुल इंडियन कैटल, पूरे यस, उनका जो जेबू वहाँ क्लोथिंग है पे वो भी लिखा है। इंडियन जैसा है। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसके लिए कुछ और मतलब टाइम आएगा, ग्रेजुअली। यस, टाइम आएगा। ये जो है बहुत जल्दी नहीं होती हैं। पहले हमें अपने अंदर घर के अंदर का दिखना है, बाद में बाहर का दिखेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इतना रिच यस, हमारा जो है हेरिटेज है, उसको एटलीस्ट 2 तरह से प्रिज़र्व करना है। एक तो जो है नॉलेज बेस, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा उसको जो है। दूसरा जो है उन साइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा और हमें अगली जनरेशन को बताना होगा हमारे रिचनेस के बारे में, अपने हेरिटेज के बारे में। तो कंज़र्वेशन, प्रिज़र्वेशन और उसको जो है करिकुलम में शामिल करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने रिसेंटली एक एक पुराना मिस्ट्री सॉल्व किया था क्वीन केतेवान का, हुँ, उस हुँ। केस के बारे में थोड़ा बताएँगे? क्वीन केटेवान एक फोरेंसिक स्टडीज़ था। हुँ, हुँ। में एक एक पुर्तगीज़ वो था क्रॉनिकल पुर्तगीज़ एक मैन्युस्क्रिप्ट था, जो कि लिस्बन के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ था, जिसमें कि एक इंसिडेंस को डॉक्यूमेंट किया गया था। जब पुर्तगीज़ सेटलमेंट था गोवा में, तो वो लोग क्या करते थे कि डॉक्यूमेंटेशन करते थे, सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को। तो उस समय एक स्कॉलर 1620 1615-20 की बात है। एक स्कॉलर ने जो है उसको सारे इवेंट्स को डॉक्यूमेंट किया और जब उस क्रॉनिकल का जब दोबारा स्टडी किया जा रहा था बाय सम स्कॉलर्स, तो उन्होंने उस इवेंट्स को जो है देखा और फिर उसको जो है उसकी और स्टडी करना शुरू किया। तो वो इवेंट जो था वो ये था कि एक क्वीन थी, क्वीन केटीवन, जॉर्जिया की जो है एक सेंट थी, जिनका कि मर्डर कर दिया गया था 1627 में बाय पर्शियन रूलर शाह हुँ, हुँ। अब्बास। शाह अब्बास ने जो है उसको जो है मर्डर करके उसके रेलिक्स को जो है वहीं बरी किया था।
पर्सिया में। तो जो कुछ ऑगस्टिन फ्रायर्स थे, जो क्वीन के जो फॉलोअर्स थे, वो उस रिलिक्स को उठा करके लाए एंड दे वांटेड टू फाइंड अ होली प्लेस पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे दुनिया में कोई ऐसी जगह थी नहीं जो अनडिस्टर्ब्ड हो, मतलब जहाँ जहाँ पे डिस्टर्बेंस न हो। तो उनको जो है गोवा का जो सेंट अगस्टिन चर्च या गोवा एक बहुत सेफ प्लेस लगा। तो वो रिलिक्स को लेके आए और सेंट अगस्टिन चर्च में उसको बरी कर दिया प्रॉपर क्रिश्चियन मैनर से उसको बरी किया। तो ये डॉक्यूमेंटेड था उसमें। तो जॉर्जियन गवर्नमेंट 2002 में वो एक प्रोग्राम स्टार्ट की। उनको अपने क्वीन का रिलिक्स खोजना था। ये बात सही है कि गलत है, अगर है तो कहाँ पे है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके बाद 2004 में उन्होंने जो है उसको एक्सकवेशन स्टार्ट किया चर्च में। फिर उनको बहुत सारे हड्डियां मिली। ठीक है। तो ये पता नहीं था कि हड्डी किसकी है, तो उसका एग्जामिनेशन मैंने किया। तो हमने देखा कि बहुत सारे एनालिसिस में जो बोन है, एक रिलिक्स, वो कंप्लीटली मैच कर रही थी जो है यूरोपियन पॉपुलेशन से, नॉट इंडियन। तो उसमें हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप। कुछ हैप्लोग्रुप्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में मिलते ही नहीं है, साउथ एशिया में। तो उसी में एक हैप्लोग्रुप है, उसको बोलते हैं U1B। वो U1B हैप्लोग्रुप जो है वो रिलिक्स का मिला हमें। हमने 22,000 जो डेटाबेस है इंडिया का देखा, उसमें हमें कुछ भी मैच नहीं हुआ। फिर हमने जॉर्जियन गवर्नमेंट्स को बोला कि आप वहाँ कुछ सैंपल्स भेजिए हमें। तो उन्होंने जो है वहाँ से 35 सैंपल्स भेजे। फिर जब हमने मैच कराया तो 2 लोगों का सैंपल्स कंप्लीटली मैच हुआ, जिससे कि ये कंफर्म हुआ कि हाँ, वो रिलिक्स है, वो बिलॉन्ग करता है क्वीन कैटिवन ऑफ जॉर्जिया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए। और शी इज कंसिडर्ड टू बी अ मार्टर देयर इन जॉर्जिया। हम्म तो हम्म रिलिक्स को जो है फिर वापस किया गया एंड वो फिर वहाँ पे सेरेमनी हुई एंड दिस इज द पावर ऑफ एंशिएंट डीएनए एंड जेनेटिक रिसर्च, एग्जैक्टली कि हम दो कंट्रीज के रिलेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड our foreign minister personally went there and handed over the relics. वेरी इंटरेस्टिंग ग्रेट आई Yeah. थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट अच्छा ठीक है और इंडिया में और क्या जेनेटिक रिसर्च होना चाहिए कौन से बड़े क्वेश्चंस है जो आज तक आंसर नहीं हुए हैं अ, बहुत सारे जिसकी हमारी पॉपुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो मैं बताया फाउंडर, जो हम्म फाउंडर इफेक्ट है, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए। हालाँकि वो हमारा काम नहीं है, हमने तो कुछ सैंपल्स पे करके रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें देखना होगा कि जो आज की जो पॉपुलेशन है, जो कास्ट वाइज़ जो पॉपुलेशन है, वो कितना फाउंडर इफेक्ट शो कर रही है। जो स्ट्रॉन्ग फाउंडर में है, उनमें जो रिस्क है रिसेसिव डिजीज़ेज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको मैप करना, हम्म वो एज़ अ मेडिकल जेनेटिक्स हो गया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो है हमें एंशिएंट डीएनए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। एंशिएंट डीएनए के लिए हमें कुछ करना नहीं है। हमें सैंपल्स जो हैं, जो ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में बिखरे पड़े हुए हैं, उन सैंपल्स को हमें लाना है, उसको प्रिज़र्व करना है। हम अभी नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हम जब जाते हैं म्यूज़ियम्स में और कलेक्शंस में, तो फिर रोना आता है। ऐसे बोन्स को नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्मी में टिन शेड में जूट रैक्स में से फेंके हुए हैं। वो काम हम कर रहे हैं, वो काम हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी किया हुआ है, अब फ्यूचर में हम उसको कर रहे हैं। उनका जो है हमें सीक्वेंसिंग करना है और देखना है कि जो पॉपुलेशन जो बताया ना 1000 एडी के पहले का जो पॉपुलेशन का जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है। उसको फिर हम मॉडर्न डेटाबेस से हम कोरिलेट करेंगे। एक फाइन मैपिंग, एक जो फाइन जेनेटिक मैपिंग हमें बनाना है पूरे साउथ एशिया का, अप टू सम एक्सटेंट। हमें पता है कि हम जो है 2-3 पॉपुलेशन का आराम से बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का। कुछ पॉपुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ऑस्ट्रोएशियाटिक, उनमें आपको एएनआई के मिलते हैं कंपोनेंट, एएसआई मिलता है, उसमें साउथ एशियन मिलते हैं कंपोनेंट्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। वो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये सब बहुत सारे काम हैं। पैलियोपैथोलॉजी, जो हमारे एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, हमने हज़ारों सैंपल प्रोसेस किए, भले ही हमें जो है ऑथेंटिक डीएनए नहीं मिला, लेकिन हमें एक चीज़ और देखने को मिला कि जो जो परसेंटेज जो डिजीज़ का होता है ना यूरोपियन पॉपुलेशन में, आपको दाँत से बहुत सारे पैथोजन भी मिलते हैं, सीक्वेंस हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी मोस्टली दे आर हेल्दी। आई सी जो भी कंकाल मिलते हैं,
दे लुक्स वेरी हेल्दी, वेरी रोबस्ट, वेरी स्ट्रांग। और तो पहले पैथोलॉजी में हमें काफ़ी काम करना है कि डिजीज़ेज़ क्या थे, बट सो फार हमें कुछ नहीं मिले Hmm. हैं। हमें Very लेप्रोसी interesting. मिला है, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम मिले हैं इंडिया में, बट Okay. और जो डिजीज़ेज़ हैं, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ या जो ऐसे जो बैक्टीरिया जो कि पुअर डाइट से या पुअर हाइजीन से जो होते हैं, वो हमें नेग्लिजिबल अभी तक नहीं मिले हैं। I see. तो इस सब एस्पेक्ट में काम करना है। डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मॉडर्न हॉर्स का सैंपल चाहिए, एंशिएंट हॉर्स। इंडिया में आपको आप यू विल सरप्राइज़ कि मॉडर्न हॉर्स का डेटाबेस नहीं है। I see. आज तक ने किसी ने मॉडर्न हॉर्स का कुछ भी जो है काम नहीं किया हुआ है। I see. तो I see. उस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कैटल डोमेस्टिकेशन हमारे पास बहुत सारा सैंपलिंग किया हुआ है कैटल्स का। साउथ के बहुत सारे कैटल्स हैं, जिसमें कि कपिला काऊ, आपका जो है बहुत सारे साउथ इंडियन काउस हैं, नॉर्थ इंडियन काऊ हैं, एंशिएंट काऊ के सैंपल्स भी हैं कैटल के। उनका जो है हमें जो है एक फाइन मैपिंग करना है, डोमेस्टिकेशन कितना पुराना है वो काम करना है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट वी आर वर्किंग ऑन। Right. Does India need a lot more geneticists? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा? काम है। क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी भी है, हम वो काम करते हैं जो मोस्टली जो फंडिंग्स हमें दिए जा रहे हैं, वो फंडिंग्स Mhm. दिए जा रहे हैं ऐसे कामों के लिए जो कि ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। हाँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर सर्वाइकल कैंसर पे काम कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर में आपने आपको फंड मिला 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। आप उस पे कुछ काम कर रहे हैं, काम आप मोस्टली रिपीट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश वर्क है। कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूएस में जिसकी फंडिंग है 500 करोड़। उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, उनके पास जो है ट्रायल करने के लिए एनिमल मॉडल्स हैं, अवेलेबल हैं। तो आप उसी घिसी-पिटे काम को करने के लिए फंडिंग क्यों दे रहे हैं? जो काम इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, जो काम अनएक्सप्लोर्ड है, जो उस पे भी आप कुछ फंडिंग दीजिए। तो ये पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है मेडिकल जेनेटिक्स में। हम अगर बताएँगे किसी पॉपुलेशन के की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बॉटल नेक है, सबसे पहले हमने बताया कि इंडियन जो पॉपुलेशन जो बॉटल नेक में है, एंड आने वाले कल में बहुत ज़्यादा ह्यूज जेनेटिक डिजीज़ का बर्डन होने वाला है इंडिया में। इट्स काइंड I ऑफ see. एक्सप्लोजन। तो एटलीस्ट बेसिक जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, उस पे भी फंडिंग्स होनी चाहिए टू सम एक्सटेंट। Yes. Right. और आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स में इंटरेस्ट है अबाउट जेनेटिक्स. मेनी ऑफ द यंगस्टर्स वांट टू बिकम जेनेटिसिस्ट. सो कैन यू गिव सम काइंड ऑफ एडवाइस और रोड मैप फॉर अ यंगस्टर हु वांट्स टू बिकम अ जेनेटिसिस्ट? कैसे करते हैं? हाउ डू यू बिकम अ जेनेटिसिस्ट? जेनेटिसिस्ट के लिए सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो एंथ्रोपोलॉजी की होनी चाहिए, जो ह्यूमन हम्म. साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जो काम है। बिना पॉपुलेशन का बैकग्राउंड जाने आप उसका जेनेटिक्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो भी इंडिया में डेटा सेट्स पब्लिश्ड हैं, जिसमें कि एएनआई, एएसआई जो दिया गया है मॉडल, उसमें जो सैंपलिंग जो किया गया है वो इमैच्योर जो होते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने सैंपलिंग किया है। जैसे कि मुझे कुछ सैंपल चाहिए। मैंने किसी यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया कि आप अपने स्टूडेंट्स को आप भेजो, मैं उसको दूँगा ट्रेनिंग, उसकी पीएचडी कराऊँगा या उसको डिसर्टेशन कराऊँगा, और उसको मैंने बोला कि उस एरिया के आप 100 सैंपल लेके आओ इस पॉपुलेशन के। तो वो लड़का या लड़की जाएगा वहाँ पे, रैंडमली वो सैंपल्स को कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक? बिना एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के। अगर मान लीजिए कि हमने जब एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया, तो हम उससे क्रॉस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसकी पॉपुलेशन हिस्ट्री, बैकग्राउंड। तो वो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। तो इस तरह की एक सैंपलिंग स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। दूसरा बहुत एक इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, वो है डाइटरी पैटर्न। जो हमारा जो डाइट है, जो हम खाते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल डाइट है, उससे जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है, वो काफ़ी प्रभावित होता है। अगर आप यूरोप की कोई पॉपुलेशन लें, तो वहाँ यूरोप की जो डाइट है, वो बिल्कुल सेम है। सारे यूरोपियंस एक ही तरह का खाना खाते हैं, मोर और लेस। बट आप अगर इंडिया में देखेंगे, साउथ इंडियन जो डाइट है अलग है, नॉर्थ इंडियन अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग डाइट है। और अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सैंपल्स हैं, ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं,
जो कि अपने ट्रेडिशनल डाइट को ही फॉलो करते हैं। दे हैव नॉट इनकाउंटर्ड विद मॉडर्न काइंड ऑफ फूड। वो पेप्सी, कोक, चिप्स, ये जो थी मॉडर्न जो फूड्स हैं, वो अभी तक उन्होंने अडॉप्ट उन्होंने देखा भी नहीं है, खाया भी नहीं है। तो वो हमारे लिए एक ट्रेजर है। ऐसे लोगों का जो गट माइक्रोबायोटा जो प्रोफाइल है, वो क्या हो, कैसी होनी चाहिए, वो हम उस पे अभी काम कर रहे हैं। जो ट्राइबल हम्म पॉपुलेशन है, वो उनका जो गट माइक्रोबायोटा का जो सिग्नेचर होगा, वो आइडियल होगा फॉर सो मेनी मेडिकल जेनेटिक रिसर्च। हम्म हमने जो है महाराष्ट्र के कुछ पॉपुलेशंस हैं, वहाँ वहाँ पे काम किया। अभी लास्ट लास्ट मंथ हम गए थे वहाँ पे। उन लोगों वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। आपको 2 दिन लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। आपको ट्रैक करके जाना होगा। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कुछ ऐसे पॉपुलेशन हैं जो कि बिल्कुल ही एबोरिजिनल हैं, वहाँ पे अब मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। सरप्राइजिंगली हमने 1000 सैंपलिंग किया, उसमें से हमें एक डायबिटिक नहीं मिला। हम्म, ऐसे ही। तो उसका रीजन क्या है, उसको जानने के लिए हम उनके स्टूल सैंपल्स कलेक्ट किए, और हम देखना चाह रहे हैं कि उनका जो गट माइक्रोबायोटा की प्रोफाइल, हमारे शरीर में अप टू हाफ केजी माइक्रोब होते हैं पेट के अंदर, गट के अंदर। वो वेरी करता है। आप अगर जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, उसका जो सिग्नेचर्स होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यस। तो जो एबोरिजिनल जो ह्यूमंस हैं, जो ट्रेडिशनल डाइट को फॉलो करते आ रहे हैं, उनका बिल्कुल ही अलग होगा डाइटरी पैटर्न। हम्म तो इस तरह के काम भी काफी ज्यादा संभावना इंडिया में है, कर रहे हैं हम लोग। So India actually is a treasure trove of potential अभी research. बहुत अभी तक बहुत. यस यस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। Not only linguistic research or historical research or anthropological research or sociological research, but also genetic research of all kinds, like you just mentioned. यस। सो लिंग्विस्टिक रिसर्च, हमें नहीं लगता है कि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं जो कि बहुत. डॉक्यूमेंटेड, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं उनका। हम कुछ अभी नहीं है, कुछ नहीं है. गोंड कम्युनिटी के बीच में हम काम कर रहे थे। मुरिया पॉपुलेशन है, गढ़चिरौली हाँ. जो डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का। दो 10 किलोमीटर के डिफरेंस में दो लोकेशन थी। वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे पॉपुलेशन है नीलगिरी माउंटेन्स का, निहाली, कुरुम्बा। इन लोगों में जो डायलेक्ट्स हैं, वो दो डायलेक्ट्स को समझना मुश्किल होगा, एक ही रीजन के। तो लिंग्विस्टिक में भी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमें लगता है कि जितने भी काम हुए हैं लिंग्विस्टिक्स में और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, वो मोस्टली काम हुए हैं 1980s तक। 1985 हम्म, जितने भी रेफरेंसेस हम यूज करते हैं उसी टाइम पे करते हैं। अच्छा. 1985 90s के बाद तो हमें लगता है कोई काम ही नहीं हुआ है। हम जितने भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, हम उसके पहले के रेफरेंस कोट करते हैं। तो सरप्राइजिंगली Very ये, surprising. हाँ, इस तरह के रिसर्च को लाइक आई डोंट नो लोग क्यों नहीं करते हैं। चलिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है. वी नीड टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम अ साइंटिफिक Yes, yes, पर्सपेक्टिव, ये सब yes. रिसर्च करना, लिंग्विस्टिक्स, स्पेशली लिंग्विस्टिक्स. हम लोग ने आपने ये एक जो कहा नील. हाँ, जी, हम लोग बोलिए. एक जो ब्रिज था, एक जो गैप था, जिसमें कि हम्म, हम हिस्टोरियंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। उसको हमने एक भरपाई किया हुआ है। अभी हमने हाँ. एक काफी ज्यादा एक कंसोर्शियम बनाया हुआ है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के। वो सब साथ में काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट. कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, उनको भी काफी आइडिया होता है पॉपुलेशन के बारे में। हम्म, और जो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उनको आइडिया होता है, भले ही वो फील्ड पे नहीं गए होते हैं, बट उनको काफी आइडिया होता है। तो इनकी एक टीम बना करके हम लोग काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे काफी होप सारा आपका जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा. बहुत कुछ आपको बिल्कुल, अलग बिल्कुल, अलग बिल्कुल। इंफॉर्मेशन मिलेगा. यस. ये है. और अगर आप नागालैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर भी एक एक हिल में एक भाषा बोलेंगे, दूसरे हिल में दूसरी भाषा बोलेंगे, और एक दूसरे की बिल्कुल, भाषा समझ हाँ, भी नहीं पाएंगे. समझ नहीं ये पाएँगे। सिचुएशन है. बहुत डाइवर्सिटी है। हम तो अभी बर्मा बहुत तक गए थे सैंपलिंग करने के लिए। ह्यूज डाइवर्सिटी। इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी. जेनेटिकली डाइवर्सिटी होगी, क्या पता. हमने तो जो सैंपलिंग करते समय तो हम ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। हमें लगता है अच्छा. फर्स्ट टाइम हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। यस, काफी कुछ काम ऐसे ही. करने बाकी है। यस, ये तो ये बात है, भारत में सब कुछ, इट इज ऑल अनटैप्ड. इट इज अ ट्रेजर ट्रव which is waiting to be examined. यस, वेरी ट्रू। चलिए नीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल थैंक्स, डिस्कशन. बहुत कुछ थैंक्स, सीखने को थैंक्स। मिला. जल्दी जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत सारे काम अभी पाइपलाइन में है।
Mhm. Yes, so I Kashmir. look forward to your new research. Yes, 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 yes. चलिए, Thanks, thank you so thanks. much. Thanks for your time.